अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सर आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। एंड सर इस डिमांड एंड सप्लाई को अगर मैं देखूं तो आपकी आई कैप के जो चैप्टर 2 हैं, मतलब एक चैप्टर नंबर 2 है एंड एक आपके पास चैप्टर नंबर 3 है बेटा। दोनों चैप्टर्स आपके पास डिमांड एंड सप्लाई को डिस्कस कर रहे हैं। सर चैप्टर 2 जो है बेटा, उसके अंदर आपके पास मेन डिमांड को डिस्कस किया जा रहा है, फिर आपके पास सप्लाई को डिस्कस किया जा रहा है, फिर सर प्राइस डिटर्मिनेशन को डिस्कस किया जा रहा है। फिर आई कैप की बुक का बेटा जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, वो सर आपके पास इलास्टिसिटीज़ को डिस्कस कर रहा है। तो सर मैंने क्या किया, मैंने इसको मिला के बेटा एक ही चैप्टर बना दिया जो चैप्टर नंबर 2 है। बेटा इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम सबसे पहले बेटा डिमांड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले डिमांड को डिस्कस करेंगे एंड जब डिमांड को डिस्कस कर लेंगे तो बेटा साथ ही हम लोग चेंजेस वगैरह को भी पढ़ते हैं। तो सर इसी की हम लोग चेंजेस को भी पढ़ेंगे और चेंजेस के साथ ही बेटा मैं आप लोगों को इसकी इलास्टिसिटी जो चैप्टर 3 का पार्ट है बेटा वो भी मैं साथ साथ ही करवा दूंगा। तो सर ये आपके पास यहीं पे ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। फिर सर हमारे पास जो अगला ऑब्जेक्टिव होगा बेटा वो सप्लाई का होगा। सेम हम सप्लाई की चेंजेस भी पढ़ेंगे। ठीक है, एंड फिर आपके पास इसकी भी इलास्टिसिटीज़ को भी साथ साथ हम निकाल लेंगे। ठीक है, एंड देन जब ये दो चीज़ें हो जाएंगी तब फिर हमारे पास जो थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा इसमें बेटा आपके पास प्राइस को डिटरमाइन करने का होगा कि सर प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो सर ये हमारे पास इस चैप्टर का टारगेट है। ठीक है, अब सर सिचुएशन हमारे पास ये है कि हमारे पास क्योंकि टारगेट ज़्यादा है। ठीक है, डिमांड के अंदर भी टाइम लग सकता है, चेंजेस के ऊपर फिर अलग से लगेगा, इलास्टिसिटीज़ के ऊपर अलग से लगेगा। तो सर मुझे हर एरिया को टच करना है, मुझे हर एरिया को टच करना है, लेकिन इन शॉर्ट फॉर्म मुझे टच करना है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हर चीज़ को अलग से एक्सप्लेन कर दूँ। मे बी हम लोग रीडिंग ना कर रहे हो। ठीक है, मे बी हम लोग रीडिंग ना कर रहे हो। जहाँ रीडिंग करने की नीड होगी बेटा मैं आपके साथ रीड भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है और कंटेंट मुझे आप लोगों को ज़्यादा देना है। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो बेटा ये हमारा टारगेट होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले बेटा मुझे आप लोगों से कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। मेरी कुछ अजम्पशंस हैं बेटा, उन अजम्पशंस के बारे में डिस्कस करना है और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग कितने तैयारी के ऊपर हैं। बेटा ये देखें, ये मेरे पास एक क्यूआर कोड है। सर ये आपने दोबारा क्यों दिखा दिया, पहले भी बेटा आपने दिखा दिया था। देखें, मैं चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा चैप्टर नंबर 1। सर चैप्टर जो आप लोगों ने पहला पढ़ा हुआ है बेटा, इस चैप्टर के अंदर अच्छी चीज़ पता है क्या है, इसके अंदर सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, सारी बेटा बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है तो ही बेटा चैप्टर 2 आपको करने में मज़ा भी आएगा और चैप्टर 2 आपको समझ भी आएगा। ठीक है, हर टीचर की अपनी अप्रोच होती है, लेकिन मैं बेटा चीज़ों को लिंक करता हुआ चलता हूँ। तो सर बेसिक्स मैंने आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, मेरी ये अजम्पशन है। अगर है आप लोगों ने नहीं किया तो बेटा पहले उसको पढ़ लें। ठीक है, फिर आप इस चैप्टर पे आएंगे तो समझ आपको अच्छे से आएगी। सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर पहला चैप्टर मैंने डाल दिया होगा। तो आप, मेरी अजम्पशन ये है कि आप लोगों ने बेटा ये लेक्चर पूरा 100% ले लिया होगा। ठीक है, तो सर जब ये लेक्चर आप लोगों ने ले लिया है तो सर मेरी अजम्पशन दूसरी ये होगी कि सर आप लोगों ने इसके जो नोट्स होंगे बेटा वो भी आप लोगों ने, जो मैं यूज़ करता हूँ इसमें, सर वो आपने एक दफ़ा देख भी लिए होंगे। ठीक है सर, उसके एमसीक्यूज़ भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। सर आप लोगों ने आई कैप के एमसीक्यूज़ भी कर लिए होंगे। ठीक है सर, ये मेरी अजम्पशन है। एंड जब आपने ये सारी की सारी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है, तो फिर बेटा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। सर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं आपको बार बार बेटा इनवाइट भी कर रहा हूँ, बार बार कह भी रहा हूँ, जैसे ये आपके पास क्यूआर कोड है बेटा, इसको स्कैन करें। सर व्हाट्सएप ग्रुप से बेटा आपको फ़ायदा क्या होगा, सर व्हाट्सएप ग्रुप से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जाएँ, ठीक है, वहाँ पर बेटा आपके पास प्रॉपर मेरी टीम है जो कि नॉर्मली आपके पास डेली बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज़ वाइज आप लोगों को वहाँ पर इंगेज रखती है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते हैं। फिर सर जैसे हमारा एक चैप्टर हमारा 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो बेटा उसके आखिर में उन्हीं ग्रुप्स के अंदर मैं वॉइस नोट भी भेज रहा हूँ। अच्छा सर, सर वॉइस नोट का सर आपने क्या करना है, सर वॉइस नोट का ये करना है कि जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिए हुए होंगे, जब नोट्स पढ़ा हुआ होगा तो सर कॉन्सेप्ट्स आपके पास अच्छे से तैयार होंगे। बट सिचुएशन ये है कि जब आपका पेपर होता है बेटा, पेपर से पहले आपको पूरा कोर्स जो है वो पहाड़ जैसा होता है। ठीक है, तो उसको शॉर्ट टर्म के ऊपर रिवाइज करने के लिए बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इन वॉइस नोट्स को अपने पास सेव कर लेना है। तो इन वॉइस नोट्स को अपने पास सेव कर लेना है, कहीं पे नोट कर लो, कहीं पे सेव कर लो। जो मेरा व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है बेटा, उसके अंदर चीज़ें आपके पास सेव मिल जाएंगी आपको। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा, मैं अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट करूँगा बेटा कि जब पेपर आपके पास, फॉर एग्जांपल पेपर वाले दिन, ये सारे नोट्स आपके पास दोबारा आपको भेज दिए जाएँ। ठीक है,
इन वॉइस नोट से बेटा आपके पास क्या होगा फ़ायदा, असर आपके पास क्या होगा, शॉर्ट टर्म के अंदर मैक्सिमम रिवीजन हो जाएगी और मेरी ही कॉन्सेप्ट, मेरे ही अल्फाज बेटा आप लोग उसमें याद करोगे तो पेपर में इंशाल्लाह उन्हीं को बेटा आप रिलेट कर पाओगे और पेपर में आप लोगों को आसानी होगी। तो सर मेरी असम्पशन ये है कि देखिए मेरी तरफ से बेटा क्या है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे तो डाल रहा हूँ, वो मेरा 50% है, ठीक है, वो मेरा क्या है बेटा 50% है। ये सारी चीज़ें बेटा आपकी तरफ से 50% है, ठीक है। सर 50 + 50 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अगर मैं लेक्चर नहीं डाल रहा टाइम के ऊपर तो बेटा 50% मैं पूरा नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे ही नहीं हो पाएंगी, और अगर मैं सिर्फ लेक्चर डाल रहा हूँ और बाकी चीज़ें बेटा आप लोग नहीं कर रहे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बेटा आपके पास सिचुएशन ऐसी है, ऑटोमेटिकली बेटा आपके पास सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, कि भाई इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो सर मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा अच्छी तैयारी के लिए और अपने आप को फॉर एग्जांपल इंगेज रखने के लिए इस कंटेंट में, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप चाहें तो बेटा दोस्तों से भी इसको शेयर कर सकते हैं। चलें बेटा अपने आज के टारगेट की तरफ चलते हैं, आज के टारगेट की तरफ बेटा चलते हैं। सबसे पहले मैं बेटा बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की कि सर हम अभी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ क्या है। सर सबसे पहले आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा। सर इकोनॉमिक्स के अंदर शायर ने बोला आपको कि भाई ये तो सोशल साइंस है। सर सोशल साइंस है, ठीक है। सर इस साइंस के अंदर क्या होता है, इस साइंस के अंदर बेटा आपके पास होता है क्या है, सर आप लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि सर ये आपके पास सोशल की है, सोसाइटी की बेस के ऊपर बेटा आप लोग कर रहे हो। तो सर सोसाइटी को आप लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक सर आपके पास हो गया हाउस होल्ड, ठीक है, एक आपके पास हो गया हाउस होल्ड। सर दूसरा आपके पास फर्म है, और फर्म के अलावा सर तीसरा आपके पास बॉडी है बेटा गवर्नमेंट की, ठीक है। एंड सर चौथी आपके पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। सर ये 4 किस्म के डब्बे आपने बना दिए और सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इन चारों की बेसिस के ऊपर जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो असल में आप इकोनॉमिक्स वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक मेरे साथ हैं आप लोग। सर हाउस होल्ड की क्या सिचुएशन है बेटा, हाउस होल्ड की सिचुएशन ये है कि सर हाउस होल्ड में सारे के सारे वो लोग होते हैं जो मजदूरी कर रहे होते हैं, ठीक है, जो मजदूरी कर रहे होते हैं, जो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं पर जाकर बेटा वो अपने पास मजदूरियाँ कर रहे होंगे, ठीक है, और बदले में बेटा उनको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, बदले में बेटा उनको कुछ ना कुछ सैलरीज मिलेगी या वेजेस मिलेंगे। सर ये रिसोर्सेज उनके पास किस काम के आएंगे बेटा, उनकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज़ होंगी, सर नीड्स वर्सेस वांट्स होंगी बेटा, उनको इन लोगों ने सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। अब सर हाउस होल्ड के ऊपर आप इनफरादी तौर के ऊपर एक एक बंदे के बारे में पढ़ रहे होते हो। अगर आप एक एक बंदे के बिहेवियर के बारे में डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, एक एक बंदे का क्या मतलब है भाई, एक एक बंदे का क्या मतलब है, सर आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो कि आप इंडिविजुअली जब जाके कोई बंदा अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, इंडिविजुअल बेटा इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, तो सर ये आपके पास इकोनॉमिक्स के अंदर एक अलग ब्रांच खुल जाती है, ये एक अलग ब्रांच खुल जाती है जिसको बेटा नाम देते हैं माइक्रो का, ठीक है, जिसको क्या नाम देते हैं कि भाई माइक्रो लेवल के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप हाउस होल्ड की बेटा डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। ठीक हो गया बेटा। फिर आपके पास आती है फर्म। अब सर फर्म के क्या क्या हिसाब किताब होता है, अब सर फर्म का हिसाब किताब ये है कि बेटा इनके पास भी रिसोर्सेज होते हैं, नहीं होते तो बेटा ये किसी से ले लेते हैं। सर रिसोर्सेज इनके पास कौन कौन से हैं, सर रिसोर्सेज इनके पास कौन कौन से हैं बेटा याद करें, सर लैंड हो जाता है, सर रिसोर्सेज इनके पास लेबर है, सर इनके पास कैपिटल है, सर इनके पास एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। सर ये सारे रिसोर्सेज को बेटा ये कंबाइन करते हैं, और इन कंबाइन को कंबाइन करने के लिए लाइक इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए बेटा इन ये कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स पे कर रहे होते हैं, सर इसकी भी तो डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। सर उसके अलावा जब ये कुछ ना कुछ इनको कंबाइन करके गुड्स और सर्विसेज बना लेते हैं, गुड्स और सर्विसेज बना लेते हैं, ठीक है। अब सर इनको फॉर एग्जांपल कितना बनाना है, लाइक इनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, इनकी फॉर एग्जांपल प्राइसेस क्या होनी चाहिए, ठीक है। सर ये सारी की सारी चीज़ें, सर ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग क्या करते हो बेटा इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर सर इसको भी देख रहे होते हो। तो सर ये सारी की सारी चीज़ें बेटा माइक्रो लेवल के ऊपर आपके पास आ रही होती हैं। तो सर अगर मैं इस पूरी बात को कंक्लूड करूँ, पूरी बात को कंक्लूड करूँ, तो सर जब हम लोग अपने इकोनॉमिक एजेंट्स में से हाउस होल्ड और फर्म की इंडिविजुअल लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो सर ये आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। सर ये आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो सर इस लेक्चर से हमारे पास ऑन वर्ड्स बेटा चैप्टर 2 हो गया आपके पास,
एंड जो नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 है बेटा, ये माइक्रो की ही बातें करेगा। ठीक है सर, फिर आपके पास जो बाकी एजेंट्स हैं बेटा, देखें गवर्नमेंट है। तो सर गवर्नमेंट कभी भी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर रही होती, वो इसके बारे में भी हाउस होल्ड में भी तमाम हाउस होल्ड को लेकर सोच रही होगी, तमाम फर्म को लेकर सोच रही होगी। तो सर वो बड़े लेवल के ऊपर सोचते हैं बेटा, वो मैक्रो का पार्ट है, वो इंशाल्लाह चैप्टर 4 या 5 के बाद आपका शुरू हो जाएगा। देन बेटा आपके पास आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हुए आप जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हो बेटा, तब भी आप किसी एक बंदे का नहीं सोचते, आप ये देखते हो कि भाई फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीज़ें एग्रीगेट लेवल के ऊपर कितने इकोनॉमी के बंदों को अफेक्ट कर सकती हैं। सर यहाँ पर भी आप एग्रीगेट के ऊपर जाते हो, यहाँ पर भी आप एग्रीगेट के ऊपर जाते हो। तो सर ये आपके पास माइक्रो का पार्ट नहीं बन सकती, सर ये आपके पास माइक्रो का पार्ट नहीं बन सकती। बट ये जो आपके पास माइक्रो की चीज़ें हैं, यही चीज़ें बेटा आपके पास मैक्रो के अंदर इनके काम आने वाली हैं। तो सर आपको समझ में आ गया होगा बेटा माइक्रो आपके पास क्या चीज़ है। अब हम लोग चढ़ने वाले हैं हमारे मेन एरिया की तरफ, डेट इज़ आवर डिमांड। सर डिमांड आपके पास क्या चीज़ है, डिमांड आपके पास क्या चीज़ है बेटा। देखें डिमांड के अंदर जो चीज़ें काम की हैं बेटा, मैं उसको आप लोगों के सामने सबसे पहले हाईलाइट कर देता हूँ। सर डिमांड के अंदर जो चीज़ें मेरे पास काम की हैं, सर डिमांड के अंदर जो चीज़ें मेरे पास काम की हैं, सर सबसे पहले क्या है बेटा, इट इज़ अ स्पेसिफिक quantity of goods or services, number one, that consumers are both willing and able to purchase। देखें बेटा, देखें बेटा, सर डिमांड आपके पास क्या क्या चीज़ होती है, आए ज़रा इसको समझते हैं। सर अगर मैं डिमांड की बात करता हूँ, अगर मैं डिमांड की बात करता हूँ, जो कि कॉमन वर्ड है, आप लोग भी यूज़ कर रहे होते हो। सर डिमांड असल में होता क्या है, सर डिमांड असल में होता क्या है। सबसे पहले बेटा उसने हमें जो चीज़ यहाँ पर समझने की है वो ये है कि सर आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने होते हैं। सर कंज्यूमर क्या होता है बेटा, जो बाय करने जा रहा होता है। सर बाय करने वाला बंदा ही हमेशा डिमांड जनरेट करेगा, नंबर वन। नंबर वन, सर यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, तो सर इसके लिए जो इसका जो मेन कंसर्न है ना बेटा, वो अफोर्डेबिलिटी है। वो क्या है, अफोर्डेबिलिटी, कि सर इस बंदे ने हमेशा अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से डिमांड जनरेट करनी है। सर अफोर्डेबिलिटी क्या होती है, सवाल तो ये पैदा होता है। सर अफोर्डेबिलिटी ये है कि मेरी जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है, मेरी जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है, और सामने वाले की जो प्राइस है बेटा, वो प्राइस कितनी है। सर वो प्राइस कितनी है, सर ये दो चीज़ें मेरे लिए मैटर करती हैं। अगर मेरी जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है वो सामने वाले की प्राइस के साथ compete कर पा रहा है, ठीक है, कंपैटिबिलिटी अगर बेटा दोनों की मैच हो रही हैं, मीन्स वो चीज़ मेरे लिए अफोर्डेबल है। ठीक है सर, ऐसे समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल जब तक आप नहीं देंगे हमें समझ ही नहीं आएगा। चले बेटा एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रमज़ान है बेटा अभी आपके पास, मुझे थोड़ी देर पहले मैं घर पे ही बैठा हूँ, तो अम्मी ने बोला कि मार्केट से जाकर अफ्तारी का सामान लेकर आ जाओ। बेटा मैंने अपनी जेब में सबसे पहले क्या देखा होगा कि भाई मुझे सामान लेना क्या क्या है। बेटा सबसे पहले मैंने अपनी जेब चेक की होगी कि सर मेरी जेब के अंदर कितने पड़े हुए हैं। मैंने कहा अम्मी मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपये पड़े हुए हैं, अब बताएं 2,000 रुपये के हिसाब से क्या क्या लेना है। बेटा ये जो 2,000 है बेटा, ये अफोर्डेबिलिटी डिसाइड करेगा इन प्राइसेस के हिसाब से। लाइक मुझे अगर फ्रूट्स परचेज करने हैं, फ्रूट्स परचेज करने हैं, तो सबसे पहले उनकी प्राइसेस को देखूंगा। ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल और जो भी अदर मतलब जो चीज़ें थी किचन वगैरह की, सर वो सारी की सारी चीज़ें बेटा उनके प्राइसेस मैटर करती हैं। अगर सर फॉर एग्जांपल मेरे पास इस सिचुएशन के हिसाब से उन मेरी जेब में भी पैसा है और मेरी जेब में भी पैसा है बेटा, और उनकी प्राइसेस भी मैच कर रही हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए अफोर्डेबल हो जाएगी। और एक कंज्यूमर के लिए सबसे पहला कंसर्न अफोर्डेबिलिटी है, इसको मत भूलिएगा मत भूलिएगा मत भूलिएगा। सर दूसरा इसके अंदर बेटा उसने क्या बोला है, आपके डेफिनेशन के अंदर ही पहला वर्ड उसने यूज़ क्या किया है बेटा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लो सर क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो सर दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है बेटा, वो आपके पास क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी बेटा, क्वांटिटी को मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, आप जब भी डिमांड को पढ़ने जा रहे होते हो ना, डिमांड असल में आप देखते हो भाई फलानी चीज़ की डिमांड क्या है। असल में आप ये देखना चाह रहे हो कि वो कितने तादाद के अंदर मार्केट में लोग कंज्यूमर उसका पूछने आ रहे हैं, उसका पूछने आ रहे हैं। सर अगर फॉर एग्जांपल उसका पूछने आ रहे हैं, मींस दे हैव विलिंगनेस। सर दे हैव विलिंगनेस, कि सर उनकी ख्वाहिशात के अंदर वो चीज़ है, तभी वो उसका पूछने आ रहे हैं। तो सर क्या पूछने से डिमांड जनरेट हो जाएगी, नहीं सर, नहीं सर। सर अगर कंज्यूमर पूछने आ रहा है, वो सबसे पहले बेटा अपनी जेब देखेगा। तो सर दूसरी चीज़ वो क्या पूछेगा कि भाई ठीक है, आपसे आके पूछेगा हाँ भाई ये चीज़ मार्केट में मौजूद है आपके पास,
आप बोलोगे हाँ मौजूद है, उसने विलिंगनेस शो की। सर दूसरी जो चीज़ होगी बेटा यहाँ पर उसकी एबिलिटी टू पे होगी। मेरी स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी है बेटा, प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कर दीजिएगा। सर विलिंगनेस के अंदर क्या आ जाएगा कि सर क्या वो मेरी चीज़ नीड्स वर्सेस वांट्स के अंदर है, नीड्स वर्सेस वांट्स के अंदर है, एबिलिटी टू पे के अंदर बेटा मेरे लिए वो चीज़ अफोर्डेबल है भी सही कि नहीं है, मेरे लिए वो अफोर्डेबल है भी सही कि नहीं है। तो सर देखें अफोर्डेबल बेटा यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, और अफोर्डेबल बेटा यहाँ पर भी आ गया। तो सर अगर मैं समराइज करूँ तो आपको डिमांड में याद रखने की चीज़ें कौन कौन सी हैं। नंबर वन, सर डिमांड हमेशा कंज्यूमर जनरेट करता है, तो कंज्यूमर हमेशा अपनी जेब का सोचेगा, और जेब का सोचने के बाद सामने की प्राइस का भी देखेगा, दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं फिर बेटा वो आगे देखेगा, ठीक है। सर दूसरी चीज़ अगर मैं मार्केट के अंदर देखूं तो हमेशा बेटा डिमांड जब जनरेट कर रहे होते हो, जब डिमांड की डिस्कशन कर रहे हो, तो असल में बेटा आप क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हो कि यार उस चीज़ की क्वांटिटी कितनी है। सर वो क्वांटिटी देखने के लिए आप क्या करते हो कि भाई कितने लोगों ने उसका सवाल किया। सर सवाल करने वाले असल में अपनी विलिंगनेस शो कर रहे होते हैं। सर विलिंगनेस क्या मतलब, वो चीज़ या तो मेरी बेसिक नीड्स के अंदर होगी या मेरी वांट्स के अंदर शामिल हो जाएगी। सर मैं चल रहा हूँ, मैं आईक्यू के अंदर बैठा हुआ हूँ पूरा दिन, वो पूरा दिन बैठने के बाद जब मैं शाम में सिंधी मुस्लिम में जाकर किसी चीज़ के बारे में पूछता हूँ तो लाजमी सी बात है वो मेरी बेसिक नीड्स के लिए होगा। क्यों? मेरी बेसिक नीड्स फॉर एग्जांपल पूरा दिन बोल बोल के आपके सामने लेक्चर रिकॉर्ड करके लेक्चर डिलीवर करके बेटा मेरी भूख जनरेट हो चुकी होगी जो कि मेरी नीड्स को क्रिएट करेगी, और नीड्स की वजह से बेटा मैं देखूंगा क्या वो मेरे पास एबिलिटी टू पे है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक चीज़ मेरी विलिंगनेस के अंदर है, दूसरा एबिलिटी टू पे नहीं है बेटा, तो मैं कभी उस चीज़ के बारे में पूछने नहीं जाऊँगा, कभी भी पूछने नहीं जाऊँगा। कई दफ़ा ऐसा होता है आप दुकान पे जाते हो, दुकान से जाके आप चीज़ के बारे में पूछते हो, वो जैसे ही बेटा आपको प्राइस के बारे में बोलता है, तो प्राइस अगर आपकी औकात से बाहर है, आप उसको फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बेटा आप वहाँ पे दुकान पर रुकते ही नहीं हो, ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए बेटा जो चीज़ आपको चाहिए होती है, सर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए सर सबसे पहले आपकी विलिंगनेस चाहिए होती है, ठीक है। विलिंगनेस क्या है बेटा, आप उस दुकान तक चले गए। सर दूसरा आपकी अफोर्डेबिलिटी चाहिए होती है, मीन्स यू मस्ट बी एबल टू परचेज। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो बेटा आप ट्रांजैक्शंस को पूरा कर लोगे, और जब आपके पास ट्रांजैक्शन को पूरा कर लोगे तो सर ये आपने डिमांड जनरेट कर दी। तो सर डिमांड जनरेट कर दी क्या मतलब, सर उसकी ये क्वांटिटी हो जाएगी कि एक चीज़ जो है वो दुकानदार लेकर चला गया, एक चीज़ की डिमांड जनरेट कर दी। सर यहाँ तक समझ गए कि सर डिमांड आपके पास क्या है। तो सर अब अगर आगे जाकर मैं जब कुछ चीज़ों से रिलेट करूँगा तो आपके मैं बोलूँगा भाई डिमांड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो सर आप लोग क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे होंगे बेटा, उसको भूलिएगा मत। आप लोग क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे होंगे, भूलिएगा मत। तो सर यहाँ तक मेरे साथ हैं। अब देखें इसको मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ, पढ़ता हूँ बेटा। सर इसके अंदर बेटा जो काम की चीज़ है वो आपके पास ये है कि इट मस्ट हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ विलिंगनेस, सर डिज़ायर टू बाय एंड एबिलिटी टू परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, सच एज सफिशिएंट मनी। विदाउट बोथ डिमांड डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है बेटा, आपकी ट्रांजैक्शन ही पूरी नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया बेटा। अब सर हम लोग बातें करते हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के ऊपर। सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स क्या हैं? देखिए डिमांड क्या थी बेटा, क्वांटिटी। सर क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज परचेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा कभी आपके पास बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। कभी मैं जाके फॉर एग्जांपल 5 किलो सेब परचेज करके ले आता हूँ, डिमांड बढ़ गई। सर कभी मैं 2 किलो परचेज करके ले आता हूँ, डिमांड बेटा ऑटोमेटिकली आपके पास कम हो गई। तो सर कुछ चीज़ें तो होंगी ना जो कि डिमांड को कम या ज़्यादा कर रही हैं। वो जो आपके पास चीज़ें हैं, वो जो फैक्टर्स हैं बेटा जो डिमांड को बढ़ा या कम कर रही हैं, सर उसको आम भाषा के अंदर डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। आम भाषा में क्या कहा जाता है बेटा, डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। सर ये ऊपर वाली 3 लाइनें जो मैंने लिखी हुई हैं बेटा बड़े काम की लाइन है। तो सर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे आपके पास, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो डिमांड को कम या ज़्यादा कर रही होंगी, बट देर आर सम फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड्स फॉर द प्रोडक्ट व्हेन वी विल डिस्कस प्राइस। शायर क्या कह रहा है कि जब हम प्राइस को डिस्कस कर रहे होंगे, वी विल अज्यूम एज अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, एंड व्हेन वी विल डिस्कस अदर फैक्टर्स वी विल अज्यूम प्राइस इज ए कांस्टेंट फैक्टर। सर क्या कहना चाह रहा है शायर इसमें? देखें बेटा सिंपल सी बात है, उसने क्या किया बेटा, दो हिस्से कर दिए। उसने क्या किया बेटा, दो हिस्से कर दिए। उसने एक तरफ रखा बेटा प्राइस को बेटा इसने एक तरफ क्यों रखा, क्योंकि सर वो विलिंगनेस
आपके पास हमेशा बाद में आती है, क्योंकि आप बायर हो बेटा, तो हमेशा बेटा प्राइस आपके लिए मैटर करती है। सर प्राइस वर्सेस अदर, कि जब मैं किसी फैक्टर को डिस्कस कर रहा हूँ, अगर वो प्राइस है तो मेरी असम्पशन ये होगी कि ये वाले फैक्टर्स जो हैं बेटा ये आपके पास सेम है भाई, ये चेंज नहीं होने वाले। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इनमें से किसी एक की बात कर रहा हूँ तो बेटा प्राइस मेरे पास चेंज नहीं हो रहा, प्राइस मेरी असम्पशन क्या होगी कि प्राइस मेरे पास सेम है। आए बेटा बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है, बारी बारी बेटा सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले बेटा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। सर इसमें क्या कह रहा है वो, हायर प्राइसेस रिड्यूसेस क्वांटिटी डिमांडेड। हायर प्राइसेस सर रिड्यूस कर देती है क्वांटिटी डिमांडेड। सर प्राइस अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास प्राइस जो है वो अगर चीज़ों की बढ़ जाती है, सर प्राइस अगर मेरे पास बढ़ रही है तो मेरी अफोर्डेबिलिटी जो है वो मेरे पास कम हो रही है। सर जब अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है तो बेटा मैं कम क्वांटिटी परचेज करूँगा, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली मेरी कम हो जाएगी, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो रही है तो बेटा मेरे पास डिमांड भी कम हो जाएगी। समझ गए बेटा। तो सर फॉर एग्जांपल एक चीज़ की प्राइस थी बेटा 200 kg। सर 200 kg जब थी तो बेटा मैं उसकी अफोर्डेबिलिटी कर पा रहा था, मैं 5 kg बेटा परचेज कर लिया करता था। अब सर उसकी प्राइस चली गई बेटा 400 kg के ऊपर। सर 400 kg के ऊपर गई तो बेटा अफोर्डेबिलिटी मेरे पास कम हो गई है, जहाँ मैं 200 की परचेज कर रहा था बेटा 400 की मुझे देने पड़ रहे हैं। सर ऑटोमेटिकली वही चीज़ की बेटा जो अफोर्डेबिलिटी कम होने की वजह से अब मैं कम क्वांटिटी बेटा परचेज करूंगा, जिससे डिमांड मेरी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो सर पहला फैक्टर आपके पास ये हो गया बेटा, यही आपके पास मेन फैक्टर है। अब आपने बाकी जितनी भी चीज़ें नीचे पढ़ने वाला हूँ बेटा इसका नहीं सोचा होगा जब भी आपने प्राइस को डिस्कस किया, ठीक है, इसका नहीं सोचा होगा। तो यहाँ तक मेरे साथ हैं बेटा, किसी का कोई सवाल नहीं। अब बेटा हम लोग बात करते हैं बाकियों की। सर अगर मैं बात करता हूँ बेटा, अगर मैं बात करता हूँ इनकम की बेटा, तो सर इनकम भी दो हिस्सों से डिवाइड होती है। सर इनकम अगर मेरे पास मैं देखूँ, या तो मेरे पास आपके पास नॉर्मल गुड्स होंगी, हम लोग पहले चैप्टर के अंदर ही बेटा नॉर्मल गुड्स को पढ़कर आ चुके हैं। सर या तो मेरे पास इन्फीरियर गुड्स होंगे। सर मेरी बेसिक नीड्स हैं बेटा, मेरी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। सर जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इनकम बढ़ती है तो बेटा नॉर्मली मैं क्या करूँगा, मेरे पास नॉर्मल गुड्स जितनी भी हैं, सर मेरे पास ग्रॉसरी हो गई, लाइक उसमें मेरे पास फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, मेरे पास फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया। सर ये सारी मेरे पास नॉर्मल गुड्स हैं बेटा। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी ना, मैं इनकी कंजम्पशन को बढ़ा दूंगा। सर जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, सर इनकम बढ़ने से बेटा मेरी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि सर मेरे पास ये बेसिक नीड्स हैं। सर विलिंगनेस तो मेरे पास वैसे बढ़ रही है, विलिंगनेस बेटा वैसे बढ़ रही है, दोनों को मिला के बेटा मैं ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करके रख लूँगा, जो कि मेरी डिमांड को बढ़ा देगा। ये क्लियर हो गया बेटा। लेकिन सर अगर मैं चला जाता हूँ इन्फीरियर गुड्स में, सर इन्फीरियर गुड्स का इशू ये है कि बेटा मेरी विलिंगनेस जो है इनके लिए, मेरी विलिंगनेस जो है बेटा ये मेरे पास कम हो जाती है। जब विलिंगनेस मेरे पास कम हो जाए, अब मेरी इनकम तो बढ़ चुकी है लेकिन सर मेरी विलिंगनेस कम है, तो सर मेरी अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर मैटर नहीं करती, ऑटोमेटिकली बेटा मैं इसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दूंगा। सर कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास जब पैसे नहीं होते थे, जब मैं अच्छा नहीं कमाता था, मैं लंडे के माल के से भी गुजारा कर लिया करता था बेटा। मैं लोकल गाड़ी के ऊपर ही बेटा सफ़र कर लिया करता था, ठीक है। सर जैसे ही मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे रोज़गार देना शुरू कर दिया, मेरे पास पैसे आना शुरू हुए, सर इन चीज़ों से मेरी विलिंगनेस बेटा कम होना शुरू हो गई। अब मैंने कहा नहीं यार, लोकल गाड़ी मुझे सूट नहीं करती, हाइजीन इशू आ गया है, सर बाकी इश्यूज़ क्रिएट करूँगा, सर जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, विलिंगनेस मेरे पास कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली बेटा उसकी डिमांड भी मेरे पास कम हो जाएगी। तो सर मैं कह सकता हूँ कि बेटा नॉर्मल गुड्स के साथ आपके पास पॉजिटिव रिलेशन है और इन्फीरियर गुड्स के साथ बेटा आपका नेगेटिव रिलेशन है। देन बेटा मेरे पास वेदर कंडीशन। सर वेदर कंडीशन के अंदर यूँ होता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है बेटा, बहुत सारी चीज़ें वेदर के हिसाब से आपको सूट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल सर्दियाँ हैं तो बेटा दूर से ही आपको यखनी दिख जाएगी, दूर से ही बेटा आपको यखनी दिख जाएगी। सर इस यखनी के लिए बेटा आपकी विलिंगनेस बढ़ चुकी है, विलिंगनेस बढ़ चुकी है। तो सर क्योंकि ये अदर फैक्टर्स हैं तो बेटा प्राइस में एज्यूम कर रहा हूँ प्राइस चेंज नहीं हो रही। सर अफोर्डेबिलिटी भी मेरे पास सेम है, मतलब ये भी आपके पास बड़ी बड़ी हुई होगी, सर ऑटोमेटिकली बेटा इसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। सर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास फुल सख्त सर्दी है, वेदर कंडीशन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, और मेरे पास कोई बंदा कोल्ड ड्रिंक लगाकर बैठा हुआ है, मेरी विलिंगनेस बढ़ेगी बेटा, मुझे दूर से गले के अंदर खराश होना फीलिंग शुरू हो जाएगी। सर अफोर्डेबिलिटी मैटर नहीं करती तो बेटा डिमांड भी आपकी कम हो जाएगी, आप जनरेट नहीं कर पाओगे।
सर इसीलिए सर्दियों के अंदर यही लोग बेटा यखनी वगैरह ये चीज़ें बेच रहे होते हैं, और आपके पास गर्मियों में बेटा यही लोग सोडा बेच रहे होते हैं बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन। सर आपको फील हो कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस बेटा कल को बढ़ने वाली है, किसी भी चीज़ की प्राइस कल को इंक्रीज होने वाली है, एक्सपेक्टेशंस है बेटा कल को प्राइस बढ़ने वाली है, सर उसकी डिमांड आज बढ़ जाएगी, उसकी विलिंगनेस बेटा आपकी आज पीक पे चली जाएगी, उसकी फॉर एग्जांपल अफोर्डेबिलिटी बेटा आज आपके पास पीक पे चली जाएगी, और ऑटोमेटिकली बेटा उसकी जो डिमांड होगी वो भी आपके पास बढ़ जाएगी। ठीक है सर, अगर आपको फील हो कि भाई कल को कोई चीज़ शॉर्ट होने वाली है, मार्केट से ख़त्म होने वाली है बेटा, मार्केट से ख़त्म होने वाली है कल को, सर ऑटोमेटिकली बेटा क्या होगा, ऑटोमेटिकली बेटा आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी कि सर विलिंगनेस उसकी भी बढ़ जाएगी, अफोर्डेबिलिटी बेटा उसकी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, और उसकी भी बेटा डिमांड आपके पास बढ़ जाएगी। ठीक हो गया सर। अगर फॉर एग्जांपल सिचुएशन ऐसी है कि नंबर ऑफ बायर्स बेटा आपके बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ बायर्स बेटा आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है सर, नंबर ऑफ बायर्स में आपके पास ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाता है, तो वो भी बेटा आपके पास डिमांड बढ़ा देगा। लाइक आपके पास जब स्मार्टफोन नए नए आए थे तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे सर पॉपुलेशन बढ़ी, अब आपके पास यंग जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है बेटा, ये जो यंग जनरेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा बेटा स्मार्टफोन को अप्रिशिएट करती है। सर इसकी पॉपुलेशन बढ़ी तो ऑटोमेटिकली बेटा इन चीज़ों की विलिंगनेस भी बढ़ेगी, ठीक है, और ऑटोमेटिकली बेटा इसकी डिमांड भी आप लोग बढ़ा दोगे। ठीक है सर, कोई चीज़ फैशन के अंदर है, फैशन के अंदर कोई चीज़ चल रही है, लाइक सर आप लोगों के पास ऐसा है कि लास्ट ईद के ऊपर बेटा फर्शी शलवार आपके पास फैशन में आ गई थी, ठीक है, अब देखते हैं इस ईद के ऊपर क्या कुछ नया आता है, हमारे पास अभी तक तो कुछ सामने नहीं है बेटा। फैशन के अंदर अगर कोई चीज़ आ जाए तो वो फैशन क्या करता है, सामने वाले की विलिंगनेस बढ़ा देता है। देखें, फैशन को प्रमोट करने के लिए ये लोग बेटा स्टार्स की हेल्प लेते हैं, स्टार्स को लोग अप्रिशिएट करते हैं। स्टार्स क्या करता है बेटा, आपकी विलिंगनेस को, आपके डोपामिन को बेटा क्या करता है, बढ़ा देता है। सर उससे आपकी विलिंगनेस बढ़ जाती है, अब आप कहते हो कि मैं भी वैसा पहनूं, मैं भी वैसा लगूं, ठीक है, उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करने जाओगे तो सर क्वांटिटी इसकी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो सर अगर कोई चीज़ ट्रेंड में नहीं होगी तो बेटा ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड भी आपके पास नहीं होगी। सर कंज्यूमर के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, तो अब अगर वो जिम के आसपास की जो कोई शॉप होगी सर, वहाँ पर आपके पास जो हेल्दी फूड होगा, ठीक है, वहाँ पर बेटा आपके पास अगर कोई हेल्दी फूड है, ठीक है सर, उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करेंगे कंज्यूमर के हिसाब से बेटा, उसके टेस्ट की वजह से उसकी विलिंगनेस आपके पास बढ़ेगी, और ऑटोमेटिकली बेटा सारी की सारी चीज़ें बढ़ती हुई चली जाएंगी। देन बेटा आपके पास एडवर्टाइजमेंट हो रही है। सर एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि सर ये भी आपके पास दो किस्म की होती है, एक होती है बेटा पॉजिटिव, एक आपके पास होती है बेटा नेगेटिव। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। सर पॉजिटिव से क्या होता है बेटा, पॉजिटिव आपकी विलिंगनेस बढ़ा देती है। पॉजिटिव क्या होती है बेटा, विलिंगनेस बढ़ा दी होती है। सर सेवन अप है, ठीक है सर, सेवन अप के अंदर वो लोग मार्केट कैसे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट उसकी कैसे की जा रही होती है कि आप कुछ भी तीखा खाओ, कुछ भी इस मिसाले वाला खाओ, आपको सेवन अप की नीड पड़ेगी। सर जब सेवन अप की फॉर एग्जांपल आपको नीड होगी तो सर वो आप बार बार जब देख रहे होंगे, जब भी आप खाना खाने जाएंगे बेटा आपकी विलिंगनेस बढ़ेगी, तो आपका दिल करेगा मैं सेवन अप को बेटा अब्जॉर्ब करूँ। सर जब जैसे विलिंगनेस बढ़ती है बेटा, तो और इससे क्या होगा सर, ये ऑटोमेटिकली बेटा आपकी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, अपने यूज़र की पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। सर इससे क्या होगा बेटा, क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी एंड आपकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। सर अगर मैं चलता हूँ नेगेटिव की तरफ, तो बेटा नेगेटिव में आपकी विलिंगनेस जो होती है वो कम हो जाती है। सर कोई किसी चीज़ की बुराई शुरू हो जाए, किसी चीज़ की बेटा बुराई हो जाए, सर परफेक्ट एग्जांपल अभी आप सब ने देखी है बेटा, आपके पास इसराइल और फ़लस्तीन का मामला चला, तो लोगों ने बेटा बायकॉट करना शुरू कर दिया। जब बायकॉट करना शुरू कर दिया बेटा, इसराइली प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं इनकी नेगेटिव मार्केटिंग हुई। सर नेगेटिव मार्केटिंग से लोगों ने अपनी विलिंगनेस शो करना बंद कर दी कि भाई नहीं, हमें अब इन चीज़ों को नहीं खाना। ऑटोमेटिकली बेटा जब विलिंगनेस कम हुई है, सर पॉपुलेशन भी तो कम हुई होगी इनकी। सर जब पॉपुलेशन कम हुई है तो ऑटोमेटिकली लोग बेटा इन्होंने कम कंज्यूम करना शुरू कर दिया होगा, सर क्वांटिटी उनकी भी डिस्टर्ब हुई होगी। सर इस तरीके से बेटा आपके पास अगर नेगेटिव होती है तो बेटा आपके पास डिमांड कम हो जाती है, और अगर आपके पास पॉजिटिव हो रही है तो ऑटोमेटिकली बेटा आपकी जो डिमांड है बेटा वो आपके पास बढ़ना शुरू हो जाती है। सर यहाँ तक मेरे साथ हैं आप लोग, बेटा यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं, यहाँ तक मेरे साथ हैं बेटा आप लोग, ठीक है। देन वी हैव कंज्यूमर टेस्ट, देन वी हैव कंज्यूमर टेस्ट बेटा, ठीक है। फिर आप लोग चलते हैं बेटा कंज्यूमर टेस्ट की तरफ। सर कंज्यूमर टेस्ट आपके पास क्या होता है,
कंज्यूमर टेस्ट बेटा आपके पास क्या होता है? सर कंज्यूमर टेस्ट के अंदर ये होता है कि ये तो हम लोग कर चुके हैं ना, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। अब बेटा हमारे पास बारी आती है क्रेडिट अवेलेबिलिटी की, कि सर क्रेडिट अवेलेबिलिटी से बेटा क्या होता है कि आपको एक चीज़ क्रेडिट में अवेलेबल हो जाती है। सर अगर एक चीज़ क्रेडिट में अवेलेबल है ना, तो आपकी अफोर्डेबिलिटी को बेटा बढ़ा रहे हैं वो। अब वो चीज़ आपके लिए अफोर्डेबल हो गई। जब आपकी विलिंगनेस है एक चीज़ की, विलिंगनेस ऑटोमेटिकली हमारी कंजम्पशन ये होगी बेटा वो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। एंड सर दूसरे ये है कि वो चीज़ आपके लिए अफोर्डेबल हो गई, तो सर अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली बेटा उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करोगे एंड उसकी डिमांड आपके पास बढ़ जाएगी। परफेक्ट एग्जाम्पल बेटा किस्त बाज़ार है। सर किस्त बाज़ार के ऊपर एक लाखों रुपए की चीज़ बेटा आपको 5 से 10 हज़ार रुपये में अगर मिल रही है, तो अब लाजमी सी बात है अगर वो आपके काम की चीज़ है आप उसको लाजमी परचेस करोगे। फिर बेटा आपके पास आती हैं दो किस्म की गुड्स, एक आपके पास होती है कॉम्प्लीमेंट्री, एक आपके पास है सब्सटीट्यूट्स। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? एक आपके पास है सब्सटीट्यूट। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये है कि जब आप एक को यूज़ करते हो ना, तो सर दूसरे को लाजमी यूज़ करोगे, दूसरे को बेटा आप उसको लाजमी यूज़ करोगे, ठीक है। और सब्सटीट्यूट के अंदर ये है कि अगर एक आपने यूज़ कर ली तो दूसरे की बेटा ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। देखो देखो बेटा ऐसे ऐसे समझ में नहीं आएगा। सर अगर फॉर एग्जांपल मेरे आसपास लोग चाय पीने वाले ज़्यादा हैं, तो सर जो वाइटल वाले हैं, ठीक है, वाइटल की चाय की पत्ती हो गई एंड बेटा जो मिल्क है, सर मैं इसको कह सकता हूँ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं बेटा। कि सर अगर वाइटल जो है आपके पास, चाय तो लोग पीते हैं, सर इसकी अगर प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। चलें सर ये आपके पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं बन रही, एक और एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। सर आपके पास बारी आती है बेटा पेट्रोल की और पेट्रोल कार की, ठीक ठीक है। कि सर अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाती हैं, तो कार में तो बेटा वही चीज़ यूज़ होनी है, ऑटोमेटिकली बेटा पेट्रोल वाली गाड़ियों की प्राइसेस भी आपके पास मार्केट में बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर इसकी डिमांड कम होती है तो इसकी डिमांड भी मेरे पास कम होगी, ठीक है। तो सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर आपस में हिसाब किताब ऐसा चल रहा होता है कि सर ये दोनों गुड्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर इसकी प्राइस बढ़ रही है बेटा, तो इसकी जो डिमांड है बेटा ये तो कम हो रही है ना, ठीक है। तो सर इसके हिसाब से अगर मैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को देखूं, तो बेटा इसकी फॉर एग्जांपल आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास ऑटोमेटिकली बेटा इसकी डिमांड भी मेरे पास कम होगी, क्यों? क्योंकि सर इसकी डिमांड आपस में कम हो रही है। अब देखिए मेरे पास अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ सब्सटीट्यूट की, आप बेटा किसी रेस्टोरेंट जाओ, तो रेस्टोरेंट के ऊपर बेटा आपको कोल्ड ड्रिंक्स की ना प्रॉपर एक लिस्ट ला कर दे देगा। वो जो कोल्ड ड्रिंक्स है बेटा एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं। सर सब्सटीट्यूट बेटा मार्केट में वो कैसे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर लूँ फिज़अप को, अब बेटा मुझे 7 अप यूज़ करने की नीड नहीं है, तो सर इसमें अगर फिज़अप अपनी प्राइस बढ़ाता है तो बेटा इसकी डिमांड कम होगी, सर ऑटोमेटिकली बेटा इसकी डिमांड मेरे पास बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। तो सर ये आपके पास कुछ डिटर्मिनेंट्स थे, आई होप मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ कि सर ये जो फैक्टर्स होते हैं डिमांड को ये अफेक्ट कैसे कर रहे होते हैं। अब सर मेरे पास बारी आती है अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, डेट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। कि सर लॉ ऑफ डिमांड आपके पास क्या है? सर लॉ ऑफ डिमांड आपके पास बेसिक्स, इसकी जो चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीज़ उसको अफेक्ट कर रही है बेटा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सर लॉ ऑफ डिमांड आपके पास डिपेंड कर रहा होता है बेटा मेनली सी जो एक ही चीज़ है वो आपके पास अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है। कि सर विलिंगनेस एक चीज़ की बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सर अफोर्डेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि बेटा बाउंड कर देती है आपकी डिमांड्स को, जो कि बाउंड कर देते हैं, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, ठीक है। पैसा जेब में पड़ा होना बेटा वो आपको तंग करता है, तो आपकी एक चीज़ बेटा काम की ना भी हो तो आप जाके खर्च कर सकते हो। लेकिन सर अगर आप फॉर एग्जांपल एक किसी चीज़ की आपकी ख्वाहिश है और पैसा जेब में नहीं है, तो बेटा आप नहीं उसको परचेज कर सकते, उसकी डिमांड जनरेट नहीं होगी। सर इसी बेस के ऊपर बेटा आपके इसी के ऊपर बेस्ड कर रहा है आपका लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। सर वो कहता है कि सेट्रस पेरिबस, सिट्रस पेरिबस मीन्स अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पर मैं प्राइस की बात करूँगा तो बाकी जो फैक्टर्स होंगे बेटा वो मेरे पास कांस्टेंट रहेंगे। वो कहता है एज प्राइस राइजेस, अगर मेरे पास प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। रीज़न कि सर मेरे पास सिंपल सी बात है कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से अफोर्डेबिलिटी जो है वो मेरे पास कम होगी, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी है ऑटोमेटिकली बेटा मेरे पास कम हो जाएगी। एंड अगर मेरे पास किसी चीज़ की प्राइस मेरे पास कम होती है,
किसी चीज़ की बेटा मेरे पास प्राइस कम होती है, तो सर प्राइस के कम होने से वो चीज़ मेरे लिए अफोर्डेबल हो जाएगी, वो चीज़ मेरे लिए अफोर्डेबल हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बेटा मैं उसकी जो क्वांटिटी है मैं बढ़ा दूंगा। सर ये मेरे पास लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ठीक है, तो सर आपके पास हमेशा एक प्रिंसिपल को, एक लॉ को पढ़ने के बेटा तीन तरीके होते हैं। सर एक तो होता है आपके पास थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी थ्योरी जो है बेटा, वो आपके पास जो लॉ है वो उसमें थ्योरी में क्या कह रहा है। सर दूसरा इसी के साथ बेटा आपके पास न्यूमेरिकल होता है। सर न्यूमेरिकल के अंदर देखें, हम अजम्पशन ये ले रहे हैं कि अगर एक चीज़ की प्राइस मार्केट में 500 की है, तो बेटा मैं 10 के हिसाब से उसकी डिमांड जनरेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर अगर एप्पल की प्राइस 500 पे थी, तो बेटा मैं 10 kg में एप्पल परचेज करके घर ला रहा था। सर मार्केट में वो प्राइस कम हो गई। सर जैसे मेरे पास मैं 500 से 400 पे आया, तो मतलब अब मेरे लिए ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुका है। जब मेरे लिए ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली बेटा मेरी विलिंगनेस बढ़ेगी उसको लेने की। सर विलिंगनेस बढ़ेगी तो बेटा मैं क्वांटिटी ज़्यादा लूँगा। ये देखें बेटा 10 से मैं 20 पे शिफ्ट हो गया। सर मैं इससे फॉर एग्जांपल 400 से 300 पे गया, तो सर मेरे पास जो डिमांड है बेटा, क्वांटिटी मेरे पास मज़ीद बढ़ गई। सर 300 से 200 पे गया, तो बेटा मेरे पास मज़ीद बढ़ गई। एंड सर ये देखें वाइस वर्सा, ये मेरे पास बेटा मज़ीद बढ़ गई। सर इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, इसके हिसाब से देखूँ, तो प्राइस बेटा ऊपर से नीचे मेरे पास कम हो रही है। ठीक है, प्राइस बेटा ऊपर से नीचे मेरे पास कम हो रही है। और सर यहाँ से देखें बेटा, मेरे पास सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि सर यहाँ से यहाँ बेटा मुझे नीचे की तरफ इंक्रीज ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि बेटा दोनों में आपस में इन्वर्स रिलेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? दो के जो कि मुझे बता रहा है दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। आए बेटा इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं, लगे यार। ये देखें बेटा, आपके पास दो चीज़ें हैं, दो एक्सिस बना रहा हूँ बेटा इसके डायग्राम को समझने के लिए। मैंने क्या कहा था बेटा, जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो आपके पास इस एक्सिस पे आता है, और जिस चीज़ की बेस पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो आपके पास इस एक्सिस पे आता है। ठीक है, अब देखें मैं डिस्कस क्या कर रहा हूँ बेटा, इसमें से इन दोनों में से बेटा मैं डिस्कस क्या कर रहा हूँ? क्या प्राइस को डिस्कस कर रहा हूँ? नो सर, आप क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड क्वांटिटी का नाम है। तो सर आप क्या करेंगे बेटा, क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। तो क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर कैसे आएगी? सर ये आपके पास बन जाएगा 10, ये आपके पास बन जाएगा 20, ये आपके पास बन जाएगा 30। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, थोड़ा इंटरवल बढ़ा देते हैं। मैं इसके हिसाब से ही कर देता हूँ। इंटरवल बेटा सब में बराबर होना चाहिए, 20। ठीक है, ये आपके पास मैं 35 कर रहा हूँ, एक सेकंड, 35 हो गया बेटा ये। एंड सर 55। एंड सर ये आपके पास 80 हो गया। एंड सर ये आपके पास 100, ये आपके पास 200, 300, 400, एंड हेयर वी हैव 500। अब देखते हैं बेटा कि ये हमारे पास, अल्लाह भला करे, इन्वर्स रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए हमारा पहला कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 500 एंड 10। सर ये हमारे पास हो गया 500, एंड बेटा ये आपके पास हो गया 10। सर मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को मिला देता हूँ बेटा, 500 और मेरे पास 10 हो गया। सर नेक्स्ट मेरे पास चला गया 420। ये देखें, ये 400 है और ये मेरे पास 20 है। सर ये देखें 420। अब सर यहाँ पर एक और चीज़ समझने की है। देखिए बेटा, ये आपके पास होता है सेंटर ऑफ ओरिजिन। ये बेटा आपके पास सेंटर ऑफ ओरिजिन है बेटा, इसको आप लोगों ने देखना है। सर अगर इस एक्सिस के ऊपर मैं सेंटर ऑफ ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ अगर मैं देख रहा हूँ बेटा, मैं सेंटर ऑफ ओरिजिन से अवे मूव कर रहा हूँ, मतलब देखें इस एक्सिस के ऊपर फॉर एग्जांपल आपके पास प्राइस वाले पॉइंट के ऊपर मैं सेंटर की तरफ मूव कर रहा हूँ, और सर दूसरी तरफ मैं सेंटर से अवे मूव कर रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ मूव कर रहा हूँ। सर एक तरफ मैं सेंटर की तरफ, दूसरी तरफ मैं सेंटर से अवे मूव कर रहा हूँ। बेटा दोनों का रुख चेंज है आपस में, और अगर चेंज है तो बेटा मेरा इन दोनों के दरमियान में अभी से मुझे पता चल चुका कि इन्वर्स रिलेशन है। तो सर जो हम चीज़ें पढ़कर आ चुके हैं बेटा, वही चीज़ें इसमें हो रही है कि नहीं हो रही? बट सर सिचुएशन ऐसी होती, लाइक ये भी इसकी तरफ मूव कर रहा है, सर ये भी इस तरफ मूव कर रहा होता, दोनों अगर एक ही तरफ मूव कर रहे होते, तो सर इसमें हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है कि सर आपके पास एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो बेटा ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन होता है। खैर बात तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। 335 एंड देन वी हैव 255। ठीक है, फिर आपके पास बेटा आ जाता है 180। सर अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो बेटा मेरे पास ये ऐसा कर्व बनता है। ठीक है,
ऐसा कर्व बनता है बेटा, ये आपके पास जो डाउनवर्ड्स की तरफ है ये आपके पास इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है, ये आपके पास इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है। तो सर मेरे पास थ्योरेटिकली बेटा यही चीज़ बोल रहा है कि एक चीज़ बढ़ती है दूसरी कम हो जाती है। सर यहाँ भी यही कह रहे हैं कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। सर यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि एक एक्सिस पे मुझे ग्रोथ दिख रही है, दूसरे पे मुझे फॉर एग्जांपल कमी देखने को मिल रही है। तो सर इन दोनों में जो आपके प्रोडक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इनमें आपके पास इन्वर्स रिलेशन शो हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा एक्सेप्शंस एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, कि सर आपके पास एक्सेप्शंस क्या है या प्रैक्टिकली बेटा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सर देखें, लॉ ऑफ डिमांड बेटा आपके पास जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन सर इसकी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं कि ये हर जगह के ऊपर बेटा काम नहीं करता। कुछ जगह ऐसी होती हैं बेटा जहाँ पर आकर ये फेल हो जाता है। सर लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास क्या था बेटा, लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास क्या था। सर लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास बात करता था कि आपकी जो क्वांटिटी है बेटा वो प्राइस की वजह से कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है। लेकिन सर कुछ जगहों के ऊपर बेटा ये जो क्वांटिटी है प्राइस मैटर नहीं करती, प्राइस बेटा मैटर नहीं करती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करता हूँ बेटा, बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर ये है कि लाइक आपके पास जो राशन है आपका, सब्ज़ी हो गई, दूध हो गया बेटा, ये सारी आपके पास बेसिक्स चीज़ें हैं। जब आपके पास ये बेसिक चीज़ें हैं तो बेटा इसके लिए अब आपके पास मैटर नहीं करता कि प्राइस क्या है। क्यों? क्योंकि सर ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। अब बेटा आपकी विलिंगनेस हो या ना हो बेटा, अब आपने इसको परचेज लाजमी करना है। तो सर यहाँ पर अगर इनकी प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी आपकी कम नहीं होगी, प्राइस बेशक बढ़ जाए। अगर आपने 2 रोटी खाते हो बेटा तब भी आप 2 रोटी लाजमी खाओगे। तो सर यहाँ पर आपकी ये जो लॉ ऑफ डिमांड वाली थ्योरी है बेटा फेल हो जाती है। सर यूनिक या डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आपके पास, सर कुछ लग्जरी या आपके पास एक्सक्लूसिव गुड्स हैं, लाइक हम लोगों ने जो पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा कि सर आपके पास कुछ सुपर नेटिव चीज लेवल की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें बेटा बहुत सारे पैसा आप जमा करते हो, ठीक है। तो सर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लग्जरी लेवल के ऊपर वहाँ पर बेटा प्राइस मैटर नहीं करती। लाइक अगर मैं आईफोन परचेज करने जाऊँ नए मॉडल का, ठीक है, तो सर आईफोन परचेज करना मेरे लिए मैटर करता है। मुझे नहीं याद कि आप सब में से सबको याद हो कि इसकी प्राइस क्या है। क्यों सर? क्योंकि सर वो आपके लिए एक लग्जरी आइटम है, अब आपने दुनिया को शो करना है, तो सर पैसा यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। तो सर यहाँ पर अगेन ये फेल हो रहा है। सर लोगों के अगर इनकम लेवल चेंज हो जाए, सर वो बात आपने सुनी होगी ना कि मुझे इतना अमीर होना है कि मुझे बारकोड ना देखना पड़े। तो सर अगर आपका इनकम लेवल चेंज हो रहा है आपके पास, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बेटा आपकी विलिंगनेस हर चीज़ की बढ़ जाती है, आपकी हिर्स, आपका लालच हर चीज़ के लिए बढ़ जाता है। सर इसके लिए भी बेटा आपके लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस के कम होने से बेटा ये भी आपके पास कम नहीं होगा, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी फेल हो जाता है। सर कई दफ़ा कंज्यूमर को ही नहीं पता होता कि भाई मार्केट के अंदर इसकी प्राइस क्या है। कंज्यूमर बेटा इग्नोरेंस की वजह से, जब आपके पास प्राइस का ही आपको आइडिया ना हो, तो बेटा वहाँ पर भी अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाए, कम हो जाए, आप तो विलिंगनेस की बेसिस के ऊपर बेटा उस मार्केट में गए थे ना। अब आपको तो नहीं पता कि प्राइस पहले क्या थी अब क्या है, बेटा विलिंगनेस की बेसिस के ऊपर गए हो बेटा, यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड आपका फेल हो जाता है। सर अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस हैं कि आपको पता नहीं है कि यार किसी भी टाइम क्या हो सकता है। आपको पता चले कि आज मार्केट के अंदर शॉर्टेज है, कल को माल आ चुका है, परसों दोबारा ख़त्म हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर भी आप क्या करोगे, मार्केट से अगर आपको उधार भी लेना पड़े तो आप बेटा स्टॉक कर दोगे पूरा का पूरा माल, उसको परचेज करके रख लोगे। तो सर ये कुछ चीज़ें थी जहाँ पर आपके लॉ ऑफ डिमांड बेटा काम नहीं करता। अब बेटा इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर जाते हैं। तो सर प्राइस को डिटरमाइन करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। द लॉ गाइड्स बिजनेस इन सेटिंग ऑप्टिमल प्राइसेस बाय एनालाइजिंग हाउ प्राइस चेंज अफेक्ट डिमांड, ठीक है, बैलेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स। कि सर देखें आपकी जो सेल्स जो है बेटा ये आपको प्रॉफिटेबल बना रही होती है, लेकिन सर ये जो आपकी सेल्स हैं इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी भी होती है और प्राइस भी होती है, ठीक है। अब सर अगर प्राइस आप बढ़ा देते हो ना आप, तो क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली वैसे कम हो जाएगी। या अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल प्राइस कम कर देते हो, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन सर फिर भी आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास उस लेवल पे आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना पड़ता है कि आपके पास जो गुड्स हैं बेटा वो कौन सी हैं, क्या उस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करता है नहीं करता, उसकी बेसिस के ऊपर बेटा आप डिटरमाइन करते हो कि मेरी गुड्स की जो प्राइस है बेटा वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। देन आपके पास डिसीजन मेकिंग कि भाई डिमांड पैटर्न की बेसिस के ऊपर आपने प्रोडक्शन कितनी करनी है, मार्केटिंग कितनी करनी है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। कि भाई देखें डिमांड जब मार्केट में किसी चीज़ की ज़्यादा बढ़े ना, तो अब उसके चाहने वाले ज़्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली बेटा उसकी प्रोडक्शन आप लोगों को बढ़ानी पड़ती है। और अगर किसी चीज़ की फॉर एग्जांपल सिचुएशन ऐसी बन जाए कि डिमांड ही कम हो, तो बेटा ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्शन उसकी कम करनी पड़ेगी। सर टैक्सेशन पॉलिसी,
कि सर जिन जिन चीज़ों के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, ठीक है, और तो उसके ऊपर बेटा टैक्स के रेट बढ़ाने या कम करने के ऊपर 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन सर जहाँ पे उनके एक्सेप्शंस हैं, बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, ठीक है सर, वहाँ पर अगर आप बढ़ा भी दोगे तो कोई इशू नहीं है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर भी आपके लिए हेल्पफुल है। गवर्नमेंट अप्लाई द लॉ टू डिजाइन टैक्स पॉलिसीज इंश्योरिंग प्राइस हाइक्स फ्रॉम टैक्सेस डोंट ड्रेस्टिकली रिड्यूसेस डिमांड एंड रेवेन्यू, ठीक है सर। ये भी आपके पास चीज़ें होती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर बेटा आप लोग अपने पास डिमांड को कम या ज़्यादा कर रहे होते हो। अच्छा बच्चों, अब सर हमारे पास आती है चेंजेस इन डिमांड कर्व, ठीक है कि सर हमारे पास देखें चेंजेस कैसे कैसे आपके पास होती हैं। बेटा सिंपल सी बात है, चेंजेस को भी ज़्यादा हम लोग एग्जैजरेट नहीं करते। बेटा चेंजेस आपके पास डिमांड की वजह से दो तरीक़ों से होती है, या तो बेटा आपके पास प्राइस की वजह से होगी वो चेंजेस, या आपके पास होती है बेटा अदर फैक्टर्स की वजह से। बेटा प्राइस की वजह से आपके पास अगर चेंज हो रही है, प्राइस की वजह से अगर आपके पास चेंज हो रही है, तो बेटा ये आपके पास जो कर्व बन रहा है आपके पास प्राइस की वजह से, सर ये आपके पास जो कर्व बनता है, सर ये आपके पास ऐसे बनता है, ये प्राइस का कर्व होगा एंड ये बेटा आपके पास क्वांटिटी का कर्व होगा, ठीक है सर। या तो आपके पास पहले प्राइस होगी ये वाली, तो सर आप यहाँ पे होंगे। सर प्राइस मैं जैसे बढ़ाऊँगा, आप अगर यहाँ पर आते हैं तो सर आपके पास डिमांड कम हो जाएगी। तो सर अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले यहाँ पे था, तो बेटा ये अगर मेरे पास कर्व बन रहा है, सॉरी मेरे पास अगर ये कर्व बन रहा है, इसको मुझे थोड़ा चेंज कर देना चाहिए, इसको ऐसे कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कर्व बन रहा है, नहीं फिर गलत हो गया, एक सेकंड एक सेकंड। अगर सर मेरे पास ये कर्व बन रहा है, तो सर अगर मैं पहले इस पॉइंट के ऊपर था, तो बेटा यहाँ से मुझे यहाँ बेटा मेरे पास चेंज आने की वजह से सर मेरे पास एक ही कर्व है और उसके ऊपर बेटा मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ था तो बेटा मैं वहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है बेटा, कहने का मतलब ये है कि प्राइस की वजह से आपके पास बोथ साइड पे चेंज आ रहा है, बोथ साइड बेटा आपके पास चेंज हो रही हैं। और अगर बहुत साइड पे चेंजेस हो रही हो बेटा, इसको आप लोग नाम देते हो मूवमेंट का। क्या नाम देते हो बेटा? मूवमेंट का। आए बेटा एक और चीज़ देखते हैं। अब सर मेरे पास अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज है। सर अदर फैक्टर्स की वजह से मेरे पास चेंज कैसा आएगा? ये देखें, ये प्राइस का कर्व है, ये मेरे पास अदर कर्व है। सर ये मेरे पास प्राइस है, तो सर पहले मेरे पास ना ये डिमांड थी, ठीक है। अब सर सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास प्राइस स्टिल सेम है, वेदर कंडीशन मेरे अगेंस्ट चला गया तो मेरे पास डिमांड कम हो गई। तो सर पहले मैं अगर ये कर्व था, तो अब बेटा मैं यहाँ पर इस कर्व के ऊपर हूँ। मीन्स कि मेरे पास पहले यहाँ था, मैं दूसरा यहाँ पे आ रहा हूँ, तो बेटा मेरे पास अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है ये, ठीक है, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मीन्स कि सर अदर फैक्टर्स की वजह से वन साइडेड आपकी लॉक हो जाएगी प्राइस वाली, एंड ओनली वन साइड विल चेंज, ठीक है। एक साइड सिर्फ आपके पास चेंज होगी भाई, और अगर एक साइड आपके पास चेंज हो रही है तो उसमें आपको शिफ्ट देखने को मिलता है, शिफ्ट देखने को मिलता है ऑन डिमांड कर्व या आपके पास डिमांड कर्व के ऊपर। दो चीज़ें तो बेटा आपके पास ये हो गई। सर दो और चीज़ें होती हैं, अगर आप प्राइस की वजह से चेंज लेकर आ रहे हो तो उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज। और अगर अदर्स की वजह से जा रहे हो तो इसको बेटा नाम दिया जाता है चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन डिमांड। क्लियर हो गया बेटा? यही है आपके पास चेंजेस। देखें बेटा, देखें बेटा, अगर मैं चेंजेस इन डिमांड कर्व की बात कर रहा हूँ बेटा, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड की क्या बात कर रहा है बेटा? सर ये प्राइस की वजह से, प्राइस की वजह से सर ये मूवमेंट हो जाएगी। सर रेफर टू द मूवमेंट along the same demand curve due to changes in the price of the commodity while other factors remains constant। एक्सपेंशन कब होती है? जब आपके पास क्वांटिटी बढ़ रही हो। अकर्स व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस लीडिंग टू द हायर डिमांड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? जब आपके पास प्राइसेस आपके पास इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, और डिमांड आपके पास कम हो रही हो। सर सिंपल सा वही है। और अगर मैं चेंजेस इन डिमांड की बात करता हूँ, जिसको शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं, ठीक है, नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से बेटा आपके पास अगर कोई चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट तब होता है जब आपकी डिमांड बढ़ रही होती है, ठीक है, और प्राइस आपके पास फिक्स हो। और लेफ्टवर्ड बेटा तब होता है जब आपके पास डिमांड जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल डिक्रीज हो रही हो और आपके पास प्राइस स्टिल आपके पास सेम हो। तो बेटा ये आपके पास चेंजेस इन डिमांड है। और इसी एक टॉपिक की वजह से बेटा मैं इसके फ़ौरन बाद आपको इलास्टिसिटी पढ़ाया करता हूँ। अब देखें इलास्टिसिटी आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है।
कि सर डिमांड ने आपको बता दिया, डिमांड वाले चैप्टर ने आपको बता दिया कि चेंजेस होती हैं, ठीक है। सर इलास्टिसिटी बताता है कि भाई उसमें लचक कितनी है। इलास्टिसिटी बताता है कि भाई जो दो गुड्स को आप डिस्कस कर रहे हो उन दोनों में चेंज तो आपने पढ़ के आ गए ऊपर। देखें, मैंने प्राइस को वर्सेस क्वांटिटी को डिस्कस किया, सर इन दोनों में चेंज तो मुझे बता दिया बेटा, लॉ ऑफ डिमांड ने, बाकी फैक्टर्स ने। अब सर हाउ मच, ये मुझे इलास्टिसिटी बताता है कि भाई कितना चेंज है बेटा, ये मुझे इलास्टिसिटी बताएगा कि भाई फॉर एग्जांपल प्राइस और क्वांटिटी में चेंज तो आएगा ही आएगा, कितना आएगा भाई वो आपको इलास्टिसिटी का बताएगा। अब सर अगर मैं एस्टिमेट करने जाता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल एस्टिमेट करने जाता हूँ बेटा डिमांड के ऊपर, ठीक है, तो सर आपके पास तीन किस्म के आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तीन किस्म की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बेटा मेजर प्राइस की बेसिस के ऊपर आप देख रहे होंगे, या आपके पास बेटा उसको इनकम की बेसिस के ऊपर भी आप देख सकते हैं, या आपके पास बेटा एक चीज़ आती है क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। इनकम, प्राइसेस एंड क्रॉस। सर प्राइस के ऊपर आपके पास ये होता है कि सर आप ना क्वांटिटी, मेन जो चीज़ है उसको डिस्कस तो कर रहे हो बेटा, यहाँ पर भी क्वांटिटी डिस्कस होगी, यहाँ पर भी क्वांटिटी डिस्कस होगी, यहाँ पर भी क्वांटिटी डिस्कस होगी, लेकिन किसकी बेस के ऊपर? सर वो यहाँ पर प्राइस हो जाएगा, यहाँ पर बेटा आपके पास इनकम हो जाएगी, ठीक है। एंड सर यहाँ पर आपके पास क्रॉस के ऊपर सिचुएशन सिंपल सी है कि आप क्वांटिटी के साथ साथ आपके पास जो रिलेटेबल गुड्स है ना बेटा, उनको देख रहे होते हो उनकी प्राइस के हिसाब से। देखें यहाँ पर आपके पास सिचुएशन क्या है, सिंपल सी बेटा बात है, जब भी आप किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं ना, उसको हमेशा आपने ऊपर रखना है, जिस चीज़ की बेस पे डिस्कस कर रहे हो बेटा उसको आप लोगों ने नीचे रखना है, ठीक है। तो सर यहाँ पर आपने देखना है सबसे पहले, ये देखो कि आपके पास, अगर मैं एस्टिमेशन की तरफ जाऊँ कि इसको अगर एस्टिमेट करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो मेरे पास तीन मेथड्स हैं बेटा। सबसे पहले बेटा प्राइस इलास्टिसिटी है। सर इसके अंदर आप रेशो वाइज देख रहे होते हो, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आया, कि भाई क्वांटिटी में कितना चेंज आया, और टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक हो गया। ये देखो अब सर क्वांटिटी के अंदर मेरे पास चेंज आया फॉर एग्जांपल 20% का, मेरे पास चेंज आया 20% का, क्वांटिटी में चेंज आया 10% प्राइस की वजह से, 10% प्राइस की वजह से, मीन्स प्राइस में चेंज आया 10% का, क्वांटिटी में चेंज आया 20% का। तो सर मेरे पास एक आंसर आएगा, सर ये आंसर भी मुझे कुछ ना कुछ बता रहा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए ऊपर वाला बेटा पोर्शन आपके पास सेम है, ऊपर वाला पोर्शन बेटा आपके पास स्टिल सेम है, टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स इनकम, कि सर इनकम की वजह से बेटा कितना चेंज आया। लाइक इनकम आपकी राइज होती है 5% से, और डिमांड फॉर एग्जांपल आपके पास बढ़ जाती है बेटा 15% से। तो सर यहाँ देखें डिमांड आपके पास बढ़ गई 15% से, और इनकम आपकी चेंज हुई 5% से। सर ये भी तो आपके पास एक एस्टिमेशन है, इसको बेटा आप, ये भी आपके कुछ ना कुछ आंसर दे रहा है। देन बेटा आपके पास आता है क्रॉस इलास्टिसिटी। सर आपके पास फिर आता है क्रॉस इलास्टिसिटी। सर क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर बेटा आप एक गुड्स की क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हो तो विद द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। देखो सर रिलेटेबल बेटा आपके पास दो चीज़ों की वजह से होती है, या तो चीज़ आपके लिए फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री होगी, या फिर चीज़ आपके पास क्या होगी, आपके पास दूसरी चीज़ कौन सी होती है, दूसरी चीज़ बेटा कौन सी होती है, कौन सी होती है, कौन सी होती है, आई फॉरगॉट, व्हाट डू वी से, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। सर दूसरी जो चीज़ है बेटा वो आपके पास आ जाती है सब्स्टिट्यूट। सर इसमें आप क्या करते हो, क्वांटिटी पकड़ते हो एक गुड्स की, गुड ए की, वर्सेस प्राइस ऑफ बी। नहीं समझ आया? देखो बेटा अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर पेट्रोल और गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो बेटा पेट्रोल मेरे पास ए हो गया और प्राइस बेटा मेरे पास हो गई बी। कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल इसकी मैं बेटा क्वांटिटी पिक कर लूँगा, इसकी मैं प्राइस पिक कर लूँगा, कि सर पेट्रोल के प्राइस के बढ़ने से पेट्रोल की क्वांटिटी मेरे पास गिर गई होगी, ठीक है, प्राइस मेरे पास, चलो ठीक है, इसकी तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, क्वांटिटी पढ़ रहे थे, इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे, यहाँ से शुरू करते हैं कि सर फॉर एग्जांपल गाड़ियों की प्राइसेस के बढ़ने से
ऑटोमेटिकली बेटा उसकी क्वांटिटी गिरी है। जब उसकी क्वांटिटी गिरी है तो ऑटोमेटिकली बेटा इसकी क्वांटिटी भी आपस में गिर जाएगी। समझ आया बेटा कि सर इसकी प्राइस का रिलेशनशिप सबसे पहले आपने डिस्कस किया कि सर इसके प्राइस के बढ़ने से इसकी क्वांटिटी गिरी, ऑटोमेटिकली बेटा ये क्वांटिटी भी गिर गई। तो मतलब आप लोग इसको और इसको मेनली डिस्कस कर रहे हो तो इलास्टिसिटी के अंदर आप लोग क्या करते हो, इसकी क्वांटिटी के चेंज पकड़ लेते हो, इसके प्राइस का चेंज पकड़ लेते हो। सर सब्सटीट्यूट के अंदर क्या होता है बेटा, सब्सटीट्यूट के अंदर क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस कम हुई तो इसकी क्वांटिटी बढ़ गई होगी। अब जब इसकी प्राइस कम हुई क्वांटिटी बढ़ी, ऑटोमेटिकली बेटा इसकी जो फॉर एग्जांपल क्वांटिटी होगी ऑटोमेटिकली बेटा कम हो जाएगी। सर इसकी प्राइसेस के ऊपर इसकी क्वांटिटी अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो सर ये भी मेरे पास क्रॉस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। सर ये मेरे पास तीन तरीके होते हैं इसको एस्टिमेट करने के। रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट एक्स, मैंने ए लिखा था बेटा, आप एक्स कर देना, टू द प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ द वाई। ठीक हो गया। सर ये आपके पास तीन तरीके होते हैं। अब सर मेरे पास इंटरप्रिटेशन के ऊपर आता हूँ बेटा, मेरे पास ना नंबर्स आ जाते हैं। देखो आप ना एस्टिमेट कर रहे थे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, आप एवरेज निकाल के एस्टिमेट निकाल रहे थे। एवरेज क्या था, जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हो बेटा, क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हो उसको आप ऊपर रख रहे थे, जिस चीज़ की बेस पे डिस्कस कर रहे हो बेटा उसको आप लोग नीचे रख रहे थे। प्राइस हो गया, ठीक है, इनकम हो गया, एक्सेट्रा। अब देखें कि सर सिचुएशन आपके पास क्या हो सकती है, सिचुएशन आपके पास ये हो सकती है, या तो ये हिस्सा मेरे पास हायर होगा, क्वांटिटी या तो मेरे पास हायर होगी, एंड ये मेरे पास लो हो सकता है, नंबर वन। या फिर फॉर एग्जांपल क्वांटिटी मेरे पास लो हो सकती है और ये हिस्सा मेरे पास हाई हो सकता है। या फिर मेरे पास एक और सिचुएशन क्या बन सकती है, दोनों ये भी सेम, ये भी सेम हो सकता है बेटा, तो ये भी मेरे पास सेम हो सकता है। सर तीनों कंडीशन के अंदर अगर मेरे पास क्वांटिटी हाई है और मेरे पास नीचे वाला हिस्सा बेटा अगर मेरे पास लो है तो इस सिचुएशन में मेरे पास जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। मानते हैं कि नहीं मानते बेटा, मेरी स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी है, समझना है बस। सर ये ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ऊपर वाला हिस्सा लो होता है, नीचे वाला मेरे पास हाई होता है, तो बेटा ये मेरे पास लेस देन 1 हो जाएगा। और अगर मेरे पास दोनों सेम होते हैं तो मेरे पास बेटा आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है सर, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है बेटा कि मेरे पास नीचे वाले चीज़ों फैक्टर्स में चेंज ज़्यादा आया और ऊपर मेरे पास जो चेंज है बेटा कम देखने को मिला। तो मेरे पास सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि मेरे पास सिचुएशन बेटा यहाँ पर ऐसी बन जा रही है, ग्रेटर देन 1 का मेरे पास आ चुका है कि भाई मेरे पास सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है। एक सेकंड, देखिए बेटा मेरे पास सिचुएशन ऐसी है कि अगर मेरे पास यहाँ पर देखें, मेरे पास क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल हाई चेंज देखने को मिला और लो चेंज देखने को मिला मुझे प्राइस के अंदर, मैंने उल्टा बोल दिया था, एक सेकंड, मैं पहली एग्जांपल बेटा पिक कर रहा हूँ, पहली एग्जांपल पिक कर रहा हूँ कि सर मेरे पास प्राइस में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला मुझे, कि सर थोड़ा सा चेंज देखने को मिला, इसने क्वांटिटी को ज़्यादा मिकदार से बढ़ा दिया। तो सर ऐसी सिचुएशन मेरे पास बन जाती है इलास्टिक नेचर की, जहाँ पर आंसर मेरे पास ग्रेटर देन 1 होगा। सर नीचे मैंने ज़्यादा जोर लगाया, प्राइस मैंने ज़्यादा चेंज की, ऊपर मुझे चेंज देखने को खास नहीं मिला, मतलब लचक ज़्यादा नहीं की उसने, तो सर मेरे पास रिलेटिवली ये बेटा ये इन इलास्टिक होगा। एंड सर दोनों में मेरे पास सेम चेंज देखने को मिला बेटा, ये मेरे पास यूनिट इलास्टिक कहलाएगा। देखते हैं बेटा, देखते हैं बेटा, ये देखें, अ स्मॉल चेंज इन फैक्टर, लाइक कोई भी फैक्टर आपके पास हो सकता है, प्राइस, इनकम, कॉजिंग अ लार्ज चेंज इन डिमांड। ठीक है, लार्ज चेंज इन डिमांड का क्या मतलब है, लाइक 10% इंक्रीज आया एडवर्टाइजमेंट के अंदर, जिसने डिमांड 20% बेटा आपकी बढ़ा दी है। ठीक है, तो सर उस पर क्या हुआ होगा कि 20% अगर आपकी डिमांड बढ़ी है और 10% आपके पास नीचे फैक्टर की वजह से चेंज आया, नीचे बेटा आपके पास फैक्टर की वजह से चेंज आया, आंसर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो 2 बेटा आपको ये बता रहा है कि ये जो आपके पास इलास्टिसिटी है ये इलास्टिक नेचर की है। सर इन इलास्टिक के ऊपर चलता हूँ बेटा, इसी को मैं समझाने के लिए उल्टा कर देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं 10% ही चेंज ला पाया एडवर्टाइजमेंट की वजह से और 20% चेंज चला गया
एडवर्टाइजमेंट के खर्चे की वजह से। अब बेटा मेरे पास अगर आप इसका आंसर निकालने जाएंगे तो लेस देन 1 होगा, 0 पॉइंट कुछ कुछ होगा ये। सर यूनिट के अंदर बेटा 10 और 10 के हिसाब से चलता हूँ तो बेटा आंसर मेरे पास 1 होगा। परफेक्टली इलास्टिक बेटा ये आपके पास एक और किस्म है। सर इसके अंदर ये होता है कि सर आप फॉर एग्जांपल परफेक्टली इलास्टिक के अंदर ये है कि छोटा सा भी चेंज ले आए नीचे की तरफ, सर यहाँ पर बेटा मामूली सा चेंज ले आए, ठीक है सर, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। अ चेंज इन फैक्टर ड्रॉप्स डिमांड चेंजेस टू जीरो, ठीक है। तो जिससे ये होता है कि बेटा आपके पास छोटा सा भी चेंज, ऊपर बहुत बड़ा चेंज, जिसको आप फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि यहाँ पर बेटा आपके पास ज़ीरो था नीचे एंड ऊपर आपके पास चेंज देखने को मिला, तो आंसर आपके पास इन्फिनिटी में ही होता है। एंड नेक्स्ट बेटा आपके पास नीचे आपने चेंजेस बहुत ज़्यादा कर दी, ऊपर आपके पास कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो आंसर आपके पास ज़ीरो होगा। तो सर ये आपके पास इस तरह के अगर नंबर आते हैं तो इससे बेटा आप इंटरप्रिटेशन की तरफ जा सकते हो कि इलास्टिसिटी आपके पास क्या है। अब देखें आपके पास 3 मेथड होते हैं बेटा इसको मेजर करने के। एक बेटा आपके पास होता है परसेंटेज मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड, एक आपके पास होता है ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक हो गया। अब देखो सर आपके पास सबसे पहले परसेंटेज मेथड है। परसेंटेज मेथड के अंदर ये होता है कि आप अपने हिसाब से बेटा वही एवरेज निकाल रहे हो, ठीक है, लेकिन उस एवरेज को भी बेटा आप परसेंटेज में निकाल देते हो। अब सर परसेंटेज आप कैसे निकालते हो? परसेंटेज के अंदर आप चेंज निकालते हो, ठीक है, ओवर बेस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सर चेंज ओवर बेस का क्या मतलब है कि भाई फॉर एग्जांपल परसेंटेज का मतलब ये है कि मैं 10 से 20% मैंने इम्प्रूव कर लिया। अब देखें चेंज कितना आया मेरे इसके अंदर, सर 10% का। अब सर बेस क्या है कि भाई पिछला मेरे पास कितना था। अब इसके ऊपर बेटा दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं बेस को लेकर। एक बेटा पॉइंट इलास्टिसिटी है, एक आर्क इलास्टिसिटी है। सर पॉइंट किसी एक नंबर को कहते हैं, आर्क के अंदर बेटा पूरी लाइन पूरा आर्क है, उसमें डिफरेंट किस्म के नंबर्स आपके पास आ जाते हैं। सर अगर आपके पास एक नंबर हो तो आप बेटा पुराना नंबर पिक कर लो, बेस में यूज़ कर लो। लेकिन सर अगर मेरे पास आर्क है तो बेटा आपको इसका भी एवरेज लेना होगा, इसका भी आपको एवरेज लेना होगा। तो सर इसमें आप क्या करते हो बेटा, एवरेज की तरफ चले जाते हो। एवरेज क्या होगा, 10 + 20/2, ठीक है। तो सर कहने का मतलब ये है कि इसमें आप चेंजेस परसेंटेज की तरफ बेटा आप लोग चले जाते हो। फिर आपको बताता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सर इसमें आप टोटल रेवेन्यू जो होता है बेटा उसको आप कंपेयर करते हो अपने पास, उसको आप बेटा कंपेयर करते हो अपने पास। अच्छा बच्चों, सर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपके पास क्या होता है कि भाई इसमें आप ना टोटल रेवेन्यू जो होता है बेटा उसको आप असेस कर रहे होते हो। सर ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर बेटा आपके पास जो डायग्राम बनी हुई होती है, आपके पास जो कर्व होता है, आप उसकी बेसिस के ऊपर आप चीज़ों को चेक कर रहे होते हो, ठीक है बेटा। बारी बारी देखते हैं सबको, बेटा बारी बारी सबको देखते हैं। अगर समझ नहीं भी आया तो बेटा इंडिविजुअली जाकर एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सर सबसे पहले बात आती है एक्सपेंडिचर मेथड की बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड जो है एल्फ्रेड मार्शल ने बेटा आप लोगों को सबसे पहले बताया था, और इसको टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि बेटा आपके पास ना टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की बेसिस के ऊपर आप चीज़ों को देख रहे होते हो, ठीक है, कि भाई टोटल स्पेंडिंग में बेटा कितना चेंज आ रहा है आपकी वजह से, वेयर द प्राइस चेंजेस टू डिटरमाइन वेदर डिमांड इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। बेटा देखें एक्सपेंडिचर को आप जब एक उसकी निकालते हो ना, एक्सपेंडिचर कॉस्ट किसी एक यूनिट की, तो बेटा वो तो आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप टोटल निकालने बैठते हो तो आप क्या करते हो कि एक जो गुड्स हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसकी प्राइस कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। सर इसकी बेसिस के ऊपर बेटा आप ये एक्सपेंस भी देख रहे होते हो, और आप फॉर एग्जांपल टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आप निकालते हो। सर इसको आप अलग अलग तरीके से देखते हैं बेटा। आपके पास जो इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की प्राइस आपके पास गिरती है तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है कि सर प्राइस इसकी गिरी, लेकिन जो आखिर में जो टोटल आपके पास अमाउंट थी, ठीक है, जो कि गिरनी चाहिए, लेकिन सर वो बढ़ना शुरू हो गई, तो सर इसका एक ही मतलब है कि भाई लाजमी सी बात है ये वाली साइड आपके पास इंक्रीज हुई होगी, ये वाली साइड आपकी इंक्रीज हुई होगी। सर समझ नहीं आया, देखें इसको ऐसे समझते हैं कि सर फॉर एग्जांपल एक चीज़ की हमारे पास 50 के हिसाब से हमने बेची और 100 रुपये उसकी प्राइस थी। सर टोटल एक्सपेंडिचर मेरे पास होता है 5000 का,
अगर मेरे पास सिचुएशन ऐसी बनती है कि मैं उसकी प्राइस को कम कर देता हूँ, मैं प्राइस कम कर देता हूँ 50 के हिसाब से, एंड सर टोटल मेरे पास सिचुएशन अगर चली जाती है, सर मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर अगर 10,000 रुपये के हिसाब से जाता है, तो सर लाजमी सी बात है इसमें जो चेंज आया होगा बेटा क्वांटिटी का आया होगा। सर क्वांटिटी के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो ये मेरे पास कितने की क्वांटिटी होगी बेटा, 200 के हिसाब से, कि सर अब मेरे पास जो क्वांटिटी है वो 200 की बिकी है, तब जाके मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 10,000 का होगा। तो क्या सर कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कभी प्राइस किसी चीज़ की कम हो रही हो और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा हो, तो ऑटोमेटिकली सर उसकी क्वांटिटी जो होगी बेटा वो आपके पास इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सर इस तरह के अगर आप एक्सपेंडिचर बेसिस के ऊपर जाते हैं ये आपके पास इलास्टिक डिमांड है। लेकिन सर सिचुएशन आपके पास ऐसी है कि प्राइस भी आपका आपके पास कम है, कम हो रही है, ठीक है, और आपके पास एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सर आपके पास प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी गिरी होगी, जिसकी वजह से आपके पास जो डिमांड है बेटा वो आपके पास इन इलास्टिक नेचर की होती है। एंड देन वी हैव यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक के अंदर ये है कि सर आपके पास एक्सपेंडिचर प्राइस के गिरने से बेटा आपके पास सेम रहता है। सर ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है ये इतना आपके पास डिटेल के अंदर आपको आंसर नहीं देता, ठीक है, और परसेंटेज मेथड इसके हिसाब से आपके पास है। परसेंटेज मेथड बेटा आपको डिटेल के अंदर प्रॉपर आंसर दे रहा होता है कि भाई ये इलास्टिक नेचर की है नहीं है। तो आए ज़रा उसको देखते हैं। बेटा परसेंटेज आप क्या है वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, तो बेटा इसका आपके पास फार्मूला बनता है। सर उस फार्मूले के हिसाब से आप इलास्टिसिटी को बेटा जब आप लोग डिस्कस करने जाते हो तो आप कहते हो कि चेंज इन क्वांटिटी इन परसेंटेज ओवर चेंज इन प्राइस, इसकी भी बेटा परसेंटेज आप निकालते हो। ठीक है सर, इसकी बेसिस के ऊपर अब आपका निकलता है। अब देखें अगर ये दोनों आपके पास निकल रहे हैं तो बेटा ये इसका अलग फिर फार्मूला बनता है, और इसका बेटा प्राइस का सॉरी अलग से फार्मूला बनता है। प्राइस का बेटा आपके पास अलग से फार्मूला बनता है। सर अगर मैं क्वांटिटी के ऊपर जाता हूँ तो बेटा क्वांटिटी की परसेंटेज कैसे निकलती है कि सर चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी ओवर आपके पास फॉर एग्जांपल जो बेस में चेंज आया है बेटा वो आप पिक करते हो। सर या तो आपके पास आर्क मेथड होगा तो बेटा जो ओल्ड नंबर होगा बेटा वो आप पिक कर लोगे, और अगर आपके पास आर्क नंबर मेथड नहीं है सॉरी अगर आपके पास पॉइंट मेथड होगा तो बेटा आप ओल्ड पिक कर लोगे। अगर आपके पास आर्क होगा तो बेटा ओल्ड प्लस न्यू ओवर 2 बेटा आप कर लोगे। तो सर ये आपके पास आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी। एंड सेम सर आपके पास नीचे आ जाएगा कि सर चेंज इन प्राइस, ठीक है, ओवर बेस। बेस बेटा अगेन अगर आपके पास पॉइंट मेथड है तो सर आप ओल्ड प्राइस पिक कर लोगे, और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आर्क मेथड है तो बेटा ओल्ड प्लस न्यू ओवर 2 बेटा इसके हिसाब से आप सो कर लोगे। सर जो भी आपके पास आंसर आएगा तो उसको बेटा आप लोग आपस में इस मेथड की वजह से बेटा डिवाइड कर दोगे, एंड जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आप फॉर एग्जांपल चेक कर लोगे, 2 हो सकता है, 0 पॉइंट कुछ हो सकता है, 1 हो सकता है, तो फिर आप चेक करोगे कि यार इलास्टिसिटी का ये कौन सा लेवल है। सर ये आपके पास मेथड है पूरा। आए ज़रा देखते हैं सर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इलास्टिक डिमांड होगी तो सर इलास्टिक डिमांड में हम कोई एग्जांपल पिक कर लेते हैं। सर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज होती है बेटा आपके पास 30 से 40, आप 30 से 10 की तरफ बेटा जाते हो, एंड प्राइस जो होती है बेटा वो 200 से 400 की तरफ आपके पास चेंज हो रही है। सर देखें तो भाई मेरे पास पहला ही सबसे पहले मुझे फार्मूला लिखना है। फार्मूले के हिसाब से बेटा मेरे पास चेंज इन आपके पास क्वांटिटी आ जाएगा परसेंटेज ओवर चेंज इन प्राइस परसेंटेज, ठीक है। अब चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज के अंदर बेटा आप चेंज देखते हो क्वांटिटी, ठीक है, तो मैं बेटा आर्क मेथड से कर रहा हूँ, तो आर्क मेथड के हिसाब से ओल्ड आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, न्यू क्वांटिटी प्लस ओल्ड क्वांटिटी ओवर 2। तो सर मेरे पास चेंज इन क्वांटिटी में बेटा क्या आया मेरे पास, सर क्वांटिटी मेरे पास बेटा चेंज हो रही है, डिक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 10, तो मतलब 30 मेरे पास पुरानी है, ठीक है, तो बेटा मेरे पास 30 टू 10, ठीक है, मैंने यूँ रखा, और मेरे पास बेटा 30 प्लस 10 ओवर 2 मेरे पास एक आंसर आएगा, ठीक है, विच आंसर में बी, ये आपके पास अगर मैं प्राइस का भी बेटा साथ निकाल लेता हूँ, बेटा प्राइस मेरे पास क्या बनेगा, चेंज इन प्राइस, ठीक है, तो इसमें डिवाइड कर दोगे न्यू
प्लस होल्ड ओवर टू, ठीक है। एंड सर ये आपके पास बन जाएगा, सर ये आपके पास बन जाएगा 200 to 400, ठीक है, 200 to 400। तो सर मेरे पास जो सीक्वेंस है बेटा वो सेम होना चाहिए, तो मैंने 200 कर दिया 400, 200 प्लस 400 ओवर टू, ठीक है। तो बेटा इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड करता हूँ, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाता है बेटा, आंसर मेरे पास आता है -1.5। अब सर मेरे पास आंसर आया -1.5। अब सर ये दोनों मेरे पास कुछ ना कुछ कह रहे हैं, सर ये माइनस भी मुझे कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.5 भी बेटा कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। सर माइनस इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिन दो फैक्टर्स को आप लोग डिस्कस कर रहे हो ना, जिन दो फैक्टर्स को आप लोग डिस्कस कर रहे हो बेटा, वो आपस में इनवर्स रिलेशन शो कर रहे हैं। सर वो आपस में इनवर्स रिलेशन शो कर रहे हैं। एंड 1.5 का मतलब ये है कि इट इज़ ग्रेटर देन 1। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 मीन्स के दोनों प्रोडक्ट्स के दरमियान में डिमांड जो है वो आपके पास इलास्टिक नेचर की है। दोनों प्रोडक्ट में बेटा आपके पास डिमांड इलास्टिक नेचर की है। सर इस तरीके से बेटा आपके पास जो परसेंटेज मेथड वाला है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। इन इलास्टिक के अंदर देखें आपके पास आंसर अगेन, क्योंकि आप लोग प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हो, तो आंसर आपके पास देखें -0.27 ही आया। तो अगेन बेटा माइनस आपने साइड पे किया, क्योंकि जो नेगेटिव शो कर रहा है 0.27 लेस देन 1 ये आपको अलग शो कर रहा है, ठीक है। यूनिट इलास्टिक के अंदर बेटा आपके पास दोनों साइड पे सेम सिचुएशन है। अब बेटा हम लोग चलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर। सर ज्योमेट्रिक मेथड आपके पास देखें सिंपल सा एक ज्योमेट्री का कि आपके पास एक आर्क बना हुआ है। इस आर्क को बेटा अगर मैं ऐसे देख लूँ कि ये जो टोटल है आपके पास, सर ये अगर मैं फॉर एग्जांपल शो करूँ तो बेटा ये 8 के बराबर मैं इसको कर देता हूँ। सर 8 के हिसाब से अगर मैं बराबर कर रहा हूँ बेटा, ये भी 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर है, एंड ये भी बेटा आपके पास 2 के बराबर है। तो सर अब आपने क्या करना है, हर पॉइंट के ऊपर बेटा जाकर चेक करना है बेटा आपके पास आंसर क्या आ रहा है। सर इसमें इलास्टिसिटी निकालने का आपके पास फार्मूला है, लोअर पार्ट जो डिमांड कर्व होगा वो ऊपर होगा और अपर पार्ट आपके पास नीचे होगा। लाइक सबसे पहले बेटा मैं इसको चेक करता हूँ। सर इसमें बेटा मेरे पास क्या होगा, लोअर पार्ट जो होगा वो मेरे पास ऊपर होगा, लोअर पार्ट बेटा मेरे पास जो है वो 0 है, और अपर मेरे पास बेटा मेरे पास 8 है। सर इस पॉइंट को अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो बेटा इसमें लोअर पार्ट मेरे पास 2 है और अपर पॉइंट बेटा मेरे पास 6 है। एंड अगर मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ तो बेटा ये 4/4, एंड सर इस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ तो बेटा मेरे पास जो लोअर पॉइंट है वो 6 है और ऊपर मेरे पास 2 है। एंड सर इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो बेटा लोअर पॉइंट मेरे पास 8 है एंड ऊपर मेरे पास 0 है, ठीक है। तो सर मेरे पास अगर 0/8 बेटा मेरे पास 0 आंसर है। सर 2/6 बेटा मेरे पास ये आई थिंक लेस देन 1 के अंदर ही मेरे पास आ जाता है, ठीक है। सॉरी मैंने ज़्यादा कर दिया, इट इज़ लेस देन 1, ठीक है। 4/4 बेटा मेरे पास 1 के बराबर है। सर ये मेरे पास 3 आंसर है विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। सर ये मेरे पास आपके पास इन्फिनिटी के ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये वाला जो मेरे पास पॉइंट होगा बेटा ये परफेक्टली इलास्टिक होगा। सर ये मेरे पास इलास्टिक नेचर का होगा। सर ये मेरे पास यूनिट इलास्टिक होगा और ये बेटा मेरे पास इन इलास्टिक नेचर का होगा। एंड सर ये मेरे पास परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। सर इस तरीके से बेटा आप इसको देख रहे होते हो। तो आपकी बुक के अंदर बेटा सिर्फ डायग्राम बनी हुई है, तो समझाने के लिए बेटा मैं आपको ये करवा रहा हूँ। अब बेटा हम लोग चलते हैं इनकम इलास्टिसिटी के अंदर। सर इनकम इलास्टिसिटी के अंदर आपके पास जो सिंपल सी चीज़ है वो आपके पास वही है कि सर आपके पास फार्मूला परसेंटेज वाला ही यूज़ होगा, ठीक है। फार्मूला बेटा आपके पास चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन सर आंसर आपके पास दो होंगे। आंसर बेटा आपके पास वो होंगे, बेटा सारी चीज़ें आपके पास वही हैं कि आप परसेंटेज चेंज वाला मेथड जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बेटा आप ऊपर रखोगे और परसेंटेज चेंज इन इनकम बेटा आप नीचे रखोगे, ठीक हो गया। तो सर इसमें आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो सर आपके पास सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इनकम की वजह से या तो आप नॉर्मल गुड्स में बेटा डील कर रहे होते हो, या फिर आप इन्फीरियर गुड्स के अंदर आप लोग डील कर रहे होते हो, ठीक है। सर दोनों गुड्स के अंदर अगर आपके पास सिचुएशन ये है तो कि आपके पास फार्मूला जो है वो या तो आपके पास देखें नॉर्मल गुड्स के अंदर आपके पास ये है कि जैसे जैसे बेटा आपके पास डिमांड इंक्रीज़ होती है इनकम के साथ साथ, तो सर इसमें दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। तो सर जब आपके पास आंसर में अगर आपके पास प्लस आंसर आता है, प्लस फॉर एग्जांपल आता है, तो आपने ये वहाँ पर बताना है कि जिनकी गुड्स की आप बात कर रहे हो बेटा वो नॉर्मल गुड्स हैं। अगर आंसर में आपके पास बेटा नेगेटिव आ जाता है तो वो आपको शो कर रहा है कि भाई वहाँ पे इन्फीरियर गुड्स की बात हो रही है। बेटा इसमें सिर्फ ये आपके पास डिफरेंस है और कोई खास इसके अंदर आपके पास डिफरेंस नहीं है।
देन बेटा वी हैव क्रॉस इलास्टिसिटी। सर क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर बेटा आपके पास सेम फार्मूला है, बट सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव के अंदर है, आंसर बेटा आपके पास पॉजिटिव के अंदर है, तो आप बोलोगे कि वहाँ पर बेटा सब्सिट्यूट्स की बात की जा रही है। और अगर फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री है तो बेटा आई मीन नेगेटिव में आ रहा है, तो बेटा वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की जा रही होगी। ठीक हो गया बेटा हमारे पास, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है, तो इस वजह से बेटा मैं टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो घबराना नहीं है, तो हम इसको इंशाल्लाह बाद में डिस्कस भी कर लेंगे। अब बेटा हमारे पास कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट कर रही होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है, आए ज़रा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बेटा अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट हो, सो डिमांड इज मोर इलास्टिक इफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एग्जिस्ट। अगर आपके पास एक चीज़ के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं, तो बेटा वहाँ पर आपकी जो डिमांड होगी ना, वो आपके पास मोर इलास्टिक होगी। मोर इलास्टिक के अंदर क्या होगी कि अगर मैंने ज़रा से भी प्राइस चेंज की तो मुझे क्वांटिटी के अंदर एक बड़ा मेजर इफेक्ट, मेजर चेंज देखने को मिल सकता है। मैंने थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दी, अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट मौजूद है, तो सर मेरी जो डिमांड होगी वो तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल मैं पेप्सी वर्सेस कोला की एग्जांपल ले लेता हूँ। सर अब देखें इनका सब्स्टिट्यूट मार्केट में मौजूद है, ये थोड़ी सी अगर प्राइस में चेंज लाएंगे ना, तो कस्टमर पूरा इसके पास चला जाएगा, मीन्स इसकी जो डिमांड होगी बेटा वो तेज़ी से गिरेगी। सर इस तरीके से भी बेटा आप सब्स्टिट्यूट्स को ये चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर आ जाती हैं बेटा। अगर यूज टुगेदर के ऊपर चलते हैं तो एक की डिमांड दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती है। अगर एक की प्राइस फॉर एग्जांपल इंक्रीज होती है तो कार की बेटा डिक्रीज हो जाएगी, मेकिंग कार डिमांड मोर इलास्टिक। सर इससे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होती हैं बेटा उनकी डिमांड भी आपस में फॉर एग्जांपल इलास्टिक नेचर की हो जाती है। सर अगर मैं चलता हूँ नेसेसिटीज़ को लेकर, सर नेसेसिटीज़ में आपके पास इन इलास्टिक नेचर की डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं बेटा, कुछ भी हो जाए आपने उनको यूज़ करना ही करना है। और सर आपके पास लग्जरीज में जाता हूँ बेटा, लग्जरीज में आपके पास ऑप्शन होता है कि ठीक है यार इस दफ़ा मैंने यूज़ नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। देन वी हैव बेटा ब्रांड लॉयल्टी। सर ब्रांड लॉयल्टी के अंदर बेटा आपके पास इन इलास्टिक नेचर की होती है, क्योंकि प्राइस के बढ़ाने या कम होने से आप यूज़ करना बंद नहीं कर देते। ठीक है, लाइक प्राइस कितनी भी हो जाए, आईफोन आप स्टिल परचेज करोगे। ठीक है, आप जितने ब्रांड से बेटा स्टिल परचेज करोगे। सर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि स्मॉल शेयर ऑफ इनकम लेती हैं, ठीक है, वो आपके पास इन इलास्टिक नेचर की होंगी। ठीक है, लाइक आपके पास ग्रॉसरी हो गई, जिनकी प्राइस छोटी छोटी हैं, 20 रुपए की चीज़ें मिल जाती हैं, 50 की मिल जाती हैं, 30 रुपए की मिल जाती हैं। सर वो 30 से 35 भी होगा तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सर चीज़ आपके पास है 50,000 की, तो सर वो 5500 की भी हो जाएगी ना, 500 भी बढ़ेंगे बेटा, वो अ, एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा बेटा, सबके सामने वो चीज़ हाईलाइट होगी, तो उससे बेटा आपके पास वो इलास्टिक नेचर की होगी। सर डिमांड आपके पास बेटा अगर टाइम पीरियड की देखते हैं, डिमांड इज़ मोर इलास्टिक ओवर लॉन्ग पीरियड्स। सो कंज्यूमर्स हैव टाइम टू एडजस्ट। अगर आपके पास एक बड़ा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो बेटा डिमांड को ईज़िली एडजस्ट किया जा सकता है, एडजस्टेबल है। एडजस्ट कैसे हो सकता है बेटा, आपके पास टाइम होता है, आप इजीली आपके रिसोर्सेज को आप लोग यूज़ कर सकते हो। बेटा इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर चलते हैं। बेटा प्राइस को डिटरमाइन करने में आपको ये हेल्प करता है। सर प्राइस को डिटरमाइन करने में कैसे हेल्प करता है कि आप अगर कोई अपना कारोबार कर रहे हो तो उसमें देखते हो कि आपकी जो गुड्स हैं वो इलास्टिक नेचर की हैं, इन इलास्टिक नेचर की हैं। सर इलास्टिक नेचर की हैं बेटा, प्राइस को छेड़ने से पहले 100 दफ़ा सोचोगे। इन इलास्टिक नेचर की हैं तो बेटा तब आपको प्राइस को छेड़ने के ऊपर कोई खास मसला नहीं होगा। सर टैक्सेशन पॉलिसी बेटा, जब आपको किसी चीज़ के ऊपर अपना टैक्स का रेवेन्यू बढ़ाना हो तो गवर्नमेंट इन इलास्टिक नेचर की चीज़ों के ऊपर प्राइसेस बढ़ा देती हैं, लाइक टैक्स बढ़ा देती हैं। लाइक इमरान खान ने क्या किया था, स्मोकर्स के ऊपर बेटा पैसा बढ़ा दिया था, स्मोकिंग महंगी कर दी थी उसने। सर मोनोपलिस्ट के ऊपर क्या होता है बेटा, मोनोपलिस्ट हमेशा इन इलास्टिक गुड्स की बनती है। क्यों? क्योंकि यार अब बिजली है बेटा, के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली क्यों है, क्योंकि वो इन इलास्टिक नेचर की चीज़ है। आप कुछ भी कर लो बेटा, आप बिजली से जान नहीं छुड़वा सकते, आपको बेसिक नीड्स है, आपने करना ही करना है। सर ट्रांसपोर्टेशन फेयर्स बेटा, ट्रांसपोर्टेशन मोड जो है आपके पास कीप्स फेयर लो टू compete विद ऑल्टरनेटिव लाइक राइड शेयरिंग एप्स। इन इलास्टिक मोड्स कैन हैव चार्ज हायर प्राइस ड्यू टू फ्यूअर सब्सटीट्यूट्स। अगर आपके पास सब्सटीट्यूट्स मार्केट में मौजूद नहीं होता, सब्सटीट्यूट्स है, यस, सब्स्टिट्यूट मार्केट में मौजूद नहीं है। अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट मौजूद है तो बेटा आप इंसान बन के रहोगे। ठीक है, गाड़ियों वाले बेटा जितने भी हैं सबके फेयर्स आपस में बराबर होते हैं। लेकिन नहीं है तो बेटा आप एयरपोर्ट पे चले जाओ, आप हर अगले 2 मिनट में बेटा आपकी जो प्राइसेस होंगी वो आपके पास चेंज होना शुरू हो जाएंगी।
सर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर बेटा आप कोशिश ये कर रहे होते हो, इनइलास्टिक नेचर की जितनी भी चीज़ें होती हैं बेटा, आप उनको एक्सपोर्ट करने की कोई कोशिश करते हो कि मार्केट में प्राइस जैसे भी चेंज हो आपको फ़र्क ना पड़े। ठीक है। रिसेशन प्लानिंग के अंदर बेटा, रिसेशन प्लानिंग में आपके पास ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपकी इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। ठीक है। तो सर उसमें आप क्या करते हो कि बेटा आपके पास फर्म यूज इलास्टिसिटी टू प्रोडिक्ट डिमांड शिफ्ट, कि आपके पास चीज़ों की डिमांड क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। लाइक आपके पास अगर लग्जरी आइटम्स की चीज़ें होंगी, ठीक है, तो उसके ऊपर प्राइस का कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी उसके ऊपर प्राइस का फॉर एग्जांपल आपके पास फ़र्क कैसे पड़ सकता है। सर ये सारी की सारी चीज़ें बेटा, यहाँ तक मैं आपके पास डिमांड जो है उसको आपके पास ख़त्म कर चुका हूँ। थोड़ा तेज़ी से हम लोग गए, बहुत तेज़ी से गए हम लोग। ठीक है। बट आई होप मैंने हर एरिया को टच किया, क्योंकि ये रिवीजन है। तो मेरी असम्पशन यही है कि बेटा मोस्टली चीज़ें आप लोगों ने मैं आपको करवा दी हैं, मैंने आपको रिवाइज़ करवा दी है। ठीक है। सो इसके फ़ौरन बाद अभी हम लोग बेटा सप्लाई वाले पे आते हैं। ठीक है। तो सर सप्लाई वाले